सभी के। मेरा नाम है सानिया नायर, योर टाइगर मैम, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म PW पर। जैसे कि मेरे टाइगर्स जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वन स्टॉप वन शॉट्स, एंड पिछली बार मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एंड आपने उस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया था और आप लोगों की फिर भारी डिमांड थी कि मैम प्लीज चैप्टर नंबर 2 यानी कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का भी वन स्टॉप वन शॉट ले आइए। तो बेटा योर विश इज आवर कमांड, एंड इसीलिए आज मैं लेकर आ गई हूँ वन स्टॉप वन शॉट ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आप लोगों के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन होगा ये वीडियो, जिसमें हम पूरे चैप्टर को बेटा कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे एंड हाई लेवल तक लेके जाएंगे, एंड साथ ही साथ अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करने के लिए और उसे और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लास्ट में ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड क्वेश्चंस भी बहुत तगड़े बेटा, मिक्स ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना, PYQs, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो बहुत प्यारे क्वेश्चंस का मिक्स है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने इस वन स्टॉप वन शॉट को ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा कि आज की क्लास में हम क्या करेंगे, वन शॉट में अपने चैप्टर को खत्म करेंगे एंड देन उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है टाइगर्स, डन है? चलो जी, बहुत बढ़िया। जोश अब अपना हाई रखना है क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस चैप्टर को। तो यार सबसे पहले याद करो, हम जब छोटी क्लासेस में पढ़ते थे है ना, तो हम ये पढ़ते थे कि एसिड्स जनरली टेस्ट में खट्टे होते हैं, एसिड्स आर जनरली सावर इन टेस्ट एंड बेसिस आर जनरली बिटर इन टेस्ट। ये हम बचपन में पढ़ते थे। अब यार हम हर रास्ते चलती चीज को तो उठा उठा के टेस्ट कर नहीं सकते। अरे खट्टी लग रही है एसिड होगा, अरे कड़वी लग रही है बेस होगा, ये तो हम नहीं कर सकते। हमें कोई तो हेल्पर चाहिए ना जो हमें ये बता सके, ये इंडिकेट कर सके कि यार तुम्हारे पास एसिड है, तुम्हारे पास बेस है। ठीक है, मैं बता दूंगा, तुम अपना ख्याल रखो, तुम सड़क से उठा के चीजों को टेस्ट मत करो, आई विल हेल्प यू। तो वो बेटा हमारा हेल्पर कौन होता है? वो हेल्पर होता है हमारा इंडिकेटर। उसके नाम से ही पता लग रहा है कि वो इंडिकेट करता है। ठीक है, वो इंडिकेट करता है कि वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग, कि जी जो हमारे पास है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो यार अब इंडिकेटर्स की भी क्या होती हैं, कुछ टाइप्स होती हैं, हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं या टाइप्स बोल लो। तो अगर मैं पहले तरीके से देखूं, पहले तरीके से क्लासिफाई करूं, तो इंडिकेटर्स होते हैं आपके दो प्रकार के। ठीक है, इंडिकेटर्स होते हैं आपके दो प्रकार के, रंग बदलू इंडिकेटर और गंध बदलू इंडिकेटर। रंग बदलू और गंध बदलू तो पेपर में नहीं लिख सकते, तो इनको लिखते क्या है बेटा, आपके पास होते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है, जो कि आपके रंग बदलू इंडिकेटर्स हैं, जो कि आपके रंग बदलू इंडिकेटर्स हैं। और फिर है आपके पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, फिर आते हैं आपके पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो कि आपके गंध बदलू इंडिकेटर्स हैं। अब यार देखो, नाम से ही पता लग रहा है रंग बदलू, यानी कि अपना रंग बदल के, अपना कलर चेंज करके हमें बताते हैं वेदर वी हैव एसिड और बेस। ठीक है, जिनको हम एसिड बेस इंडिकेटर्स बोलते हैं। और गंध बदलू, गंध यानी स्मेल, यानी कि ये अपनी स्मेल चेंज करके हमें बताते हैं कि वेदर वी हैव एसिड और बेस, तो इनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गए हमारे पास, एसिड बेस इंडिकेटर हो गए और हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो गए। ये आप समझ लो पहले टाइप की क्लासिफिकेशन है। एक और तरीके से हम इंडिकेटर्स को पढ़ सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं, which is natural indicators, natural indicators, नाम से ही पता लग रहा है obtained from nature। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है obtained from nature, obtained from nature। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए और हो गए आपके पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स। क्या हो गए बच्चों, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स ये आपको कहां से मिल रहे हैं, लैब से मिल रहे हैं, प्रिपेयर्ड इन लैब्स। ठीक है, प्रिपेयर्ड इन लैब्स। क्लियर है कहानी बच्चों? इंडिकेटर के बारे में समझे क्या होता है। अब हमें कौन से इंडिकेटर पढ़ने हैं ये जान लो। हमें जानना है लिटमस के बारे में, हमें जानना है टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन। ठीक है, इनके बारे में हमें जानना है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि कैसे ये
कलर्स देते हैं एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, ठीक है। इस टेबल के माध्यम से बेटा 2 मिनट में हम अपनी इस इंडिकेटर की कहानी को खत्म करेंगे, फिर चलेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं लिटमस की। अब लिटमस क्या होता है बेटा, लिटमस आपको मिलता है लिटमस सॉल्यूशन की फॉर्म में भी और लिटमस पेपर की फॉर्म में भी। अब लिटमस सॉल्यूशन कैसा होता है, वो आपका पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है बच्चों, वो आपका पर्पल कलर का होता है लिटमस सॉल्यूशन। अब एसिडिक मीडियम में, ठीक है, आपके पास क्या है बच्चा, आपके पास लिटमस सॉल्यूशन है, आपने उसमें एसिड डाला या फिर आपके पास एसिड है, आपने उसमें लिटमस सॉल्यूशन डाला, आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, आपको देखने को मिलेगा दैट द कलर विल बी रेड। तो एसिडिक मीडियम में क्या कलर आता है, एसिडिक मीडियम में आपको रेड कलर देखने को मिलता है। और बेसिक मीडियम में बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, तो बेसिक मीडियम में आपको ब्लू कलर देखने को मिलता है। तो अगर आपके पास कोई केमिकल है, आपको पता लगाना है दैट वेदर इट इज एसिड और बेस, तो आप लिटमस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करो। अगर आपको कलर देखने को मिलता है रेड, यानी कि आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिड है, और अगर आपको ब्लू कलर देखने को मिलता है तो यानी कि आपके पास बेस है। क्लियर है। अब लिटमस में हमारे पास लिटमस पेपर भी आते हैं, ठीक है, और लिटमस पेपर में कैसे कलर चेंज देखने को मिलते हैं, इसके लिए हमें 2 चीजें याद करनी है, ठीक है, 2 निमोनिक्स बेसिकली याद करने हैं। ABR, आबरा का डाबरा से आप इसको लर्न कर सकते हो। ABR, देखो इसको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। ABR पहला क्या है, ABR, आबरा का डाबरा, इससे आप याद कर सकते हो। तो A माने एसिड्स, B माने ब्लू, R माने रेड। तो इसका मतलब क्या है बच्चा, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड क्या करते हैं, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। देखिए यहां पे आपके पास एसिड था, आपने उसमें ब्लू लिटमस पेपर डिप करा और जितना वो एसिड के कांटेक्ट में आया वो क्या हो गया, रेड हो गया। तो ABR, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा आपको निमोनिक क्या याद करना है, BRB, ठीक है, BRB, ब्रो भाई, ऐसे याद कर सकते हो, ब्रो भाई, BRB, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है BRB। तो इससे क्या निकल कर आता है, इससे आता है बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। ये आपके पास बेस था, आपने उसमें रेड लिटमस पेपर डाला, जितना वो बेस के कांटेक्ट में आया वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, BRB, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, ABR। तो लिटमस में आपको ये चीज अपने दिमाग में रखनी है, लिटमस सॉल्यूशन पर्पल कलर का होता है, एसिडिक मीडियम में रेड कलर, बेसिक मीडियम में ब्लू कलर। उसके बाद आपको आबरा का डाबरा ABR याद रखना है एंड ब्रो भाई BRB आपको याद रखना है। लिटमस के केस में सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, टर्मरिक। टर्मरिक की बात करूं बच्चा, टर्मरिक आपका कैसा होता है, येलो कलर का होता है। कैसा होता है टर्मरिक, येलो कलर का होता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में वो येलो का येलो ही रहता है, येलो का येलो ही रहता है, और बेसिक मीडियम में वो रेड कलर देता है, बेसिक मीडियम में वो रेड कलर देता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा जैसे हम कभी ऐसा होता है ना, स्कूल से बड़े लेट आए हैं, बड़ी भूख लग रही है, हम अपनी स्कूल की वाइट शर्ट पहनी हुई है, यूनिफॉर्म में ना लंच करने बैठ जाते हैं, मम्मी कहती पहले बेटा खाना खा ले, हम लंच कर रहे हैं। अब सोचो यार, लंच करते करते सब्जी तुम्हारी वाइट शर्ट पे गिर गई, हल्दी का दाग वहां पे लग गया। अब जब वो शर्ट बच्चा धुलने जाती है, अब आप उसको धो रहे हो साबुन से, ठीक है। अब सोप क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, हल्दी आपका इंडिकेटर है। अब हल्दी का निशान लगा हुआ है, आप उस पर सोप रब कर रहे हो, सोप बेसिक इन नेचर है, यहाँ पे आपका इंडिकेटर है काइंड ऑफ। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो निशान जो है वो रेडिश ब्राउन कलर सा हो जाएगा। तो देख रहे हो, साइंस हर जगह है, बस समझने की देर है, साइंस हर जगह है, बस समझो, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं फिनोफ्थलीन की। फिनोफ्थलीन क्या होता है बच्चा, फिनोफ्थलीन आपका इंडिकेटर है जो कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है। एसिडिक मीडियम में वो कलरलेस का कलरलेस ही रहता है, एसिडिक मीडियम में वो कलरलेस ही रहता है, और बेसिक मीडियम में वो आपको क्या कलर देता है, पिंक कलर देता है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मिथाइल ऑरेंज, नाम से ही पता लग रहा है कि वैसे ये क्या होता है बेटा, वैसे ये ऑरेंज कलर का होता है। कैसा होता है, ऑरेंज, नाम से पता लग रहा है मिथाइल ऑरेंज कैसा है, ऑरेंज। अब एसिडिक मीडियम में वो हमें रेड कलर देता है, और बेसिक मीडियम में वो हमें येलो कलर देता है। क्या देता है बेटा, ओहो एक सेकेंड,
हमें येलो कलर देता है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स की कहानी हमने देख ली, बहुत सिंपल, सो इजी, सो सिंपल, जस्ट लाइक अ वाव। क्लियर है, सारे कलर्स हमने ध्यान से देख लिए। चलो जी, अब ये तो हो गई कलर्स वाले इंडिकेटर की बात, है ना। अब मैम नेक्स्ट पे चल लेते हैं, जरा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की बात कर लेते हैं। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आपके गंध बदलू इंडिकेटर्स हैं, यानी कि अपनी स्मेल चेंज करके या स्मेल की मदद से दे टेल अस कि वेदर वी हैव एसिड और बेस। और आप लोग यार बायो पढ़ते हो, आपको पता है कि ये जो वर्ड है ऑल फैक्ट्री, दिस इज रिलेटेड टू स्मेल, है ना। ये जो ऑल फैक्ट्री वर्ड है, दिस इज रिलेटेड टू स्मेल। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यानी कि स्मेल का तो कुछ लेना देना है वहां पे। चलो जी देखो यहाँ पे, the term olfactory means relation to the sense of smell. All right, those substances whose smell या odor changes in acidic or basic solutions are olfactory indicators. An olfactory indicator usually works on the principle that when an acid or base is added to it, तो उसकी characteristic smell cannot be detected. Onion, clove oil, vanilla extract are olfactory indicators. ये कुछ examples हैं। अब देखो कौन से examples हम देख रहे हैं, onion देख लिया, vanilla extract देख लिया, clove oil देख लिया। ठीक है, अब इनकी क्या होती है ना बच्चों, इनकी अपनी एक अलग सी, एक कैरेक्टरिस्टिक सी, एक अलग सी स्मेल होती है। प्याज की, क्लोव ऑयल की, वनीला एसेंस तो हमारे केक्स वगैरह में डलता है, जो प्यारी प्यारी सी खुशबू आती है ना उसमें से, वनीला एसेंस, राइट। तो ये इनकी अपनी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। अब उस स्मेल का क्या हो रहा है एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, ये हमें देखना है। अब देखो होता क्या है बच्चों, अगर मेरे पास एसिड है तो आपकी जो स्मेल है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इसकी है या इसकी है, वो रहेगी एसिडिक मीडियम में। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे स्मेल रिटेन्स, यानी कि स्मेल रहती है। एसिडिक मीडियम में स्मेल रहेगी। मेरे पास अनियन है बेटा और एसिड है, तो अनियन की जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो रहेगी। ठीक है, बट बेसिक मीडियम में अगर आपके पास बेस है तो आपको स्मेल नहीं आएगी, स्मेल नॉट डिटेक्टेड, अब स्मेल नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो यही कहानी हर केस में है, चाहे अनियन हो, चाहे वनीला एक्सट्रैक्ट हो, चाहे क्लोव ऑयल हो, एसिड आप ले रहे हो तो स्मेल आएगी, मतलब स्मेल रिटेन्स। बेस के केस में आपको स्मेल नहीं आएगी, स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, स्मेल नहीं आ रही है। ठीक है, तो देखा स्मेल की मदद से हमें पता लगा वेदर वी हैव एसिड और बेस। ठीक, सपोज करो कोई केमिकल दे दिया, कहते हैं बताओ एसिड या बेस है आपके पास, लेट अस सपोज वनीला एक्सट्रैक्ट है। अगर आपकी वनीला एक्सट्रैक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो आ रही है, यानी कि दैट केमिकल इज एसिड, क्योंकि स्मेल रिटेन्स। बट अगर स्मेल आनी बंद हो गई तो वो केमिकल जो आपको दिया गया है वो बेस है, क्योंकि बेसिक मीडियम में स्मेल आनी बंद हो जाती है, स्मेल नहीं आती है, डिटेक्ट नहीं होती है। क्लियर है, तो इंडिकेटर्स की कहानी डन हो गई, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब हम रास्ते चलते हर चीज को उठाते हुए टेस्ट नहीं करेंगे ये जानने के लिए कि हमारे पास एसिड है या बेस है, वील यूज इंडिकेटर्स। ऑलराइट, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर का नाम है माय डियर स्टूडेंट्स एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो अब उनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं कि एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है, और फिर अल्टीमेटली सॉल्ट्स को पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो देखो on the basis of their chemical properties all the compounds can be classified into 3 groups। और ये 3 groups क्या है टाइगर्स, ये 3 groups हैं आपके एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार फ्लैशबैक में आप लोगों को मैं लेके जाती हूँ जरा। क्लास 9th में जब हम चैप्टर पढ़ रहे होते थे इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो मैं आप लोगों को एक फ्लो चार्ट बार बार बनवाती थी। याद करो कौन सा था वो फ्लो चार्ट, कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। याद आ रहा है, थोड़ा सा याद करो, अपने इस छोटे से अनयूज दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालने की कोशिश करेंगे हम, है ना। तो क्या फ्लो चार्ट होता था कि मैटर can be classified into pure substances and impure substances, जिनको हम mixtures भी बोलते हैं। Pure substances can be further classified into elements and compounds। ठीक है जी, into elements and compounds, right। एलिमेंट्स को हम फर्दर मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में क्लासीफाई करते थे, एंड कंपाउंड्स को बच्चा हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एंड यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है,
चले बहुत बढ़िया, अब एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम ही यही है, यही हमें पढ़ना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एसिड्स के साथ। एसिड्स की थोड़ी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़ी जनरल बातें जानते हैं एसिड के बारे में, फिर बेस के बारे में, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे इनकी, है ना। बहुत इजी चैप्टर है दिस इज। मुझे तो ऐसा लगता है कि चारों चैप्टर्स में से मुझे सबसे आसान ये चैप्टर लगता है। बहुत ही, मैं तो कहूँगी छोटा सा भी है, सिंपल सा भी चैप्टर है, ठीक है। तो बहुत मजे से एकदम निकल जाएगा ये चैप्टर। बस ये वीडियो आप देख लो, दिस इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप वन शॉट। सारे टॉपिक्स इसमें कवर करे जाएंगे अलॉन्ग विद तगड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले एसिड्स एंड बेसिस की इंट्रोडक्शन है। एसिड से शुरू करते हैं। एसिड्स आर जनरली सावर इन टेस्ट, जनरली टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है। चलो एक्शन ऑन लिटमस पेपर, एसिड्स टर्न ब्लू, लिटमस सॉल्यूशन रेड। तो ABR हो गया ना, ठीक है। चलो आबरा का डाबरा ABR। एक्शन ऑन मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज वैसे ऑरेंज है, एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड व्हेन 1-2 ड्रॉप्स ऑफ इट्स सॉल्यूशन आर एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिडिक सब्सटेंस, ठीक है। जो पढ़ा हुआ है वही पॉइंट्स लिखे हुए बेटा, नोट्स भी इंपॉर्टेंट है ना हम लोगों के लिए, ठीक है। देख लो आप इसको। नेक्स्ट corrosive nature, most of the acids are corrosive in nature. They produce a burning sensation on the skin and holes in the clothes on which they fall. बच्चा आपको पता है जैसे हम लोग लैब में काम करते हैं तो बोला जाता है लैब कोट पहन के रखो, लैब कोट का मटेरियल इतना थिक होता है, हम लोग कूल बनने की कोशिश करते हैं, चला ना हमें कोई डर वर नहीं लगता, ठीक है, हम नहीं पहन रहे लैब कोट, गर्मी लगती है, ये है वो है। बट बच्चा ये सब है ना, ये सब सिग्मागिरी हमें नहीं करनी है, क्योंकि एसिड्स कैसे होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं। हाथ पे गिर जाए तो बेटा जल सकता है हाथ, बर्निंग सेंसेशन होती है, कपड़ों में भी छेद हो जाते हैं। मतलब आप मानोगे नहीं, हम जब मास्टर्स में होते थे, देखो स्कूल में तो केमिकल्स काफी डाइल्यूटेड फॉर्म में रहते हैं, मास्टर्स जब मैं कर रही थी, ठीक है, तो वहां तो केमिकल्स तगड़े होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं। मतलब यार हर 2 महीने में या 3 महीने में लैब कोट में छेद हो रहे हैं, ठीक है। जैसे फुल स्लीव्स का टॉप पहना है तो वो आगे से खराब सा हो रहा है, हम कहते थे यार ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ये कपड़े खराब हो रहे हैं यहाँ पे ठीक है। तो होल्स इन द क्लोथ्स ऑन विच दे फॉल, तो एसिड्स कैसे होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं। दे ऑल्सो अटैक द मेटल स्ट्रक्चर एंड स्टोन वर्क, हेंस दे आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स, दे ऑलवेज स्टोर्ड इन कंटेनर मेड ऑफ ग्लास और सिरेमिक्स एज दे आर नॉट अटैक्ड बाय द एसिड्स। बच्चा अभी हम आगे भी देखेंगे कि एसिड्स और मेटल्स के बीच में रिएक्शन भी होता है, तो यार अगर चीजों के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो हम कैसे स्टोर कर सकते हैं एसिड को मेटल के कंटेनर्स में, तो इसीलिए हम इनको ग्लास या सिरेमिक्स में स्टोर करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एसिड रेन की। एसिड रेन हम अपने बचपन में छोटी क्लासेस में भी पढ़ते थे कि होता क्या यार, इतना पोल्यूशन है, इतनी गैसेस निकलती हैं, लाइक आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है ना, SO2 हो गया, आपका NO2 हो गया, ये गैसेस निकलती हैं, ये ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती हैं, वहाँ वाटर के साथ कंबाइन होके ये कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स बना देती हैं। जैसे कि यहाँ पे बन जाता है आपका कार्बोनिक एसिड H2CO3, यहाँ पे आपका सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, फर्दर वो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है ना, ये आपका चेंज हो जाता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब ये जो एसिड है ना बच्चा, अब ये गिर रहे हैं हम पे, बरसों रे मेघा मेघा नहीं, अब बरसों रे एसिड हो रहा है, ये गिर रहे हैं, तो ये आपकी एसिड रेन हो जाती है। ऑलराइट, तो कुछ जनरल बातें एसिड्स के बारे में हमने जानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एसिड्स की हमने क्लासिफिकेशन करनी है कि एसिड्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब पहले टाइप की क्लासिफिकेशन क्या है, अगर मैं पहले टाइप की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो एसिड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। अभी हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स को अभी नहीं समझ पाएंगे, थोड़ी देर बाद जब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद आई विल कम बैक ऑन दिस एंड एक्सप्लेन यू कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं। इसको हम थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद के अराउंड इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। बट अदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, एक और टाइप की क्लासिफिकेशन बेटा आ जाती है कि एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड्स, ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड्स, इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स, इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स। अब बच्चा देखो नाम से ही पता लग रहा है ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड्स, ठीक है।
ऐसे एसिड्स जो नेचर से मिल रहे हैं या नेचर में मिल रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड्स, ऐसे एसिड्स जो नेचर से मिल रहे हैं, नेचर में मिल रहे हैं, वो आपके ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड्स हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स वो हो गए जो इनऑर्गेनिकली प्रिपेयर हो रहे हैं, मिनरल से बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स हो गए। ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड्स के एग्जांपल्स अभी दे रही हूं, यहां पे लिख देती हूं इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स के एग्जांपल्स जो आपके सुने सुनाए फेवरेट से HCl हो गया, H2SO4 हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। ये हो गए आपके इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स के एग्जांपल। कमिंग टू ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड्स, ऐसे एसिड्स जो नेचर से मिल रहे हैं या नेचर में मिल रहे हैं, तो उनके आप कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा कि एसिड कौन सा है और कहाँ पे पाया जाता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल्स हुए बट मैं एक यहाँ पे लेकर आई हूँ। गाइस देख लीजिए ना कितना एस्थेटिक है गाइस, एस्थेटिक को भी हमने थोड़ा सा ध्यान में रखा है ठीक है। तो आपका एसिड और कहाँ पे मिल रहा है, देखो एसिटिक एसिड विनेगर में, फॉर्मिक एसिड होता है एंट्स स्टिंग में, ठीक है। जो चींटी काटती है ना बेटा, एंट्स स्टिंग, उसमें फॉर्मिक एसिड है, जो वो चींटी काट रही है ना उसमें फॉर्मिक एसिड है। सिट्रिक एसिड आपको लेमन में मिल रहा है, लैक्टिक एसिड आपको कर्ड में मिल रहा है, ऑक्सैलिक एसिड पालक में मिल रहा है, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में मिल रहा है, टार्ट्रिक एसिड आपको इमली में मिल रहा है। दीज आर जस्ट वन एग्जांपल्स, देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स लाइक दिस, ठीक है। तो अब टार्ट्रिक एसिड इमली में मिल रहा है, ठीक है। अब मैं हमेशा बच्चों को ही बताती हूँ कि यार आजकल के गानों में तो देखो कोई लॉजिक नहीं होता है। पुराने ज़माने का एक गाना था, इमली का बूटा बेरी का बेर, इमली खट्टी। वाई इमली इज खट्टी गाइस? क्योंकि इमली में एसिड है, टार्ट्रिक एसिड, एसिड्स आर जनरली सावर इन टेस्ट, तो इमली खट्टी। लॉजिक सीख भी रहे हो, गाना भी गा रहे हो, है ना, एवरग्रीन गाना राइट। तो ये आपके क्या हो गए, कुछ एग्जाम्पल्स हो गए किसके, ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड्स के। और ये वाली जो क्लासिफिकेशन है इसको मैं अभी आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी। ऑलराइट, चलिए जी, बहुत खूब। एसिड्स की बात हो गई है तो थोड़ा सा बेसिस को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिस क्या होते हैं बेटा? बेसिस आर जनरली बिटर इन टेस्ट, ठीक है। बेसिस आर जनरली बिटर इन टेस्ट, दे आर सोपी टू टच, है ना। अगर आप उसको ऐसे फिंगर पे लोगे बेटा तो सोपी सोपी से, चिकने चिकने से लगते हैं। ओके, केमिकल कंपाउंड्स whose aqueous solution convert red litmus to blue are called bases। ये हमने लिटमस का एक्शन तो देख ही लिया है, राइट। क्लियर एग्जांपल हो गया आपके पास, सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, इनो हो गया, ये कुछ आपके क्या हो गए, बेसिस के एग्जांपल्स हो गए हैं। यहाँ पे फोटो बनी हुई है, ठीक है जी, क्लियर है कहानी। चलिए, बेसिस के बारे में जनरल कुछ कुछ हमने जान लिया है। अब देखो एक टेबल है एसिड और बेसिस का। एसिड्स आपके टेस्ट में खट्टे होते हैं, जनरली सावर इन टेस्ट। बेसिस आर जनरली बिटर इन टेस्ट। एसिड्स पानी में क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। बेसिस कुछ सॉल्यूबल होते हैं, कुछ इनसॉल्यूबल होते हैं, कुछ घुल जाते हैं बेटा, कुछ नहीं घुलते हैं। एसिड में डाइल्यूट सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिस में भी सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो यार, एसिड को या फिर बेस को हमने पानी में डाला तो वो अपने आयंस में टूट जाते हैं। कैसे टूट रहे हैं थोड़ी देर में आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो। एसिड को पानी में डाला या बेस को पानी में डाला बच्चा, वो अपने आयंस में टूट जाते हैं। आयंस आ गई तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट हो ही जाएगी ना, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब एसिड क्या है, कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड, ABR, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। यहाँ पे हो गया आपका BRB, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। एसिड्स आपके कोरोसिव इन नेचर होते हैं, बेसिस आपके सोपी टू टच होते हैं। और एक चीज का हमें और यहाँ पे नोट दे रखा है, बेसिस जो पानी में डिसॉल्व होते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं, उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। तो वाटर सॉल्यूबल बेसिस, ऐसे बेसिस जो पानी में घुल रहे हैं, सॉल्यूबल हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। सो एम आई क्लियर? क्या आपको ये कहानी समझ आ रही है बच्चों? क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट? वंस अगेन आई एम सेइंग इट इज अ वेरी इजी चैप्टर, ठीक है, नथिंग टू फियर अबाउट। और जब मैं हूं, व्हेन आई एम हियर, सो यू हैव नथिंग टू फियर, ठीक है। चलिए जी, यहां तक कहानी डन हो चुकी है, तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की वाइब वाली केमिकल प्रॉपर्टीज को। जब तक जी रिएक्शन ना आए, जब तक केमिकल प्रॉपर्टीज ना आए, तब तक केमिस्ट्री वाली वाइब कहाँ से आती है? ठीक है, नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती है। ऐसा लगता है बचपन वाली तो पढ़ रहे हैं, अभी तक काइंड ऑफ थी भी, ये थोड़ा छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। अब 10th वाली फील आएगी, क्योंकि नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी कि कौन किसके साथ रिएक्ट करता है और क्या क्या बनाता है। चलो जी, तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल। अब देखो यार, लिखना शुरू करते हैं। एसिड्स जो हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके, एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हमें देते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस।
एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके देता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल देखेंगे बेटा, सपोज करो मैंने एसिड ले लिया HCl, मैंने मेटल ले लिया सोडियम। अब होगा क्या, आपको मिलेगा सॉल्ट NaCl और साथ ही में हाइड्रोजन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, आपका सेकंड फेवरेट एसिड H2SO4। ठीक है, H2SO4 मैंने ले लिया जिंक। अब एसिड और मेटल के बीच में रिएक्शन होता है टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, तो यहां पे आपका सॉल्ट बन जाएगा ZnSO4 एंड साथ ही में H2। बच्चा ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सॉल्ट माने सिर्फ NaCl। NaCl एक सॉल्ट है बट सिर्फ वही सॉल्ट नहीं है, दिस इज ऑल्सो सॉल्ट, दिस इज ऑल्सो सॉल्ट। मैम सॉल्ट्स क्या होते हैं, पढ़ेंगे पढ़ेंगे टाइगर्स, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा पेशेंस। चलिए, तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके आपको क्या दे रहा है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस दे रहा है। अब हाइड्रोजन गैस के लिए ना बच्चा एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है जो पेपर में पूछना जरूरी है उसका, कि पूछ ही लेता है, किसी ना किसी पार्ट में डाल ही देगा कि एक गैस निकल रही है, उसने ये कर दिया, बताओ कौन सी गैस है, या फिर गैस हाइड्रोजन है, बताओ हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट। तो हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन गैस के लिए एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं टाइगर्स, जिसको हम बोलते हैं पॉप साउंड टेस्ट। मतलब क्या हो रहा है उसमें, एक्चुअली सपोज कीजिए मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे मैंने रिएक्शन कराया है Zn प्लस H2SO4 का, तो ZnSO4 प्लस H2 और आपकी जो H2 है वो ऐसे बाहर निकल रही है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब का माउथ है, अगर मैं इस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे एक जलती हुई कैंडल ले आऊं या फिर एक जलती हुई माचिस ले आऊं, ठीक है, मैं येलो कलर यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो येलो के ऊपर दिखेगा नहीं, बट अगर मैं कोई जलती हुई माचिस या फिर कोई जलती हुई कैंडल टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर लेकर आऊंगी, वहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो होता क्या है, द हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ठीक है, वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, कुछ ऐसी सी आवाज आती है लाइक दिस। ठीक है, पॉप साउंड, ऐसी सी एक आवाज आती है। अगर आपको ये साउंड सुनने को मिलती है तो मतलब जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है। तो देखिए क्या लिखा है, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, इफ वी ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल या मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, द हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ठीक है, एक पॉप साउंड के साथ वो बर्न होती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू कीप दिस इन माइंड, ये किसी ना किसी फॉर्म में पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन एसिड और मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। हाइड्रोजन गैस के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमने देख लिया, बट अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है बेटा कि क्या हर एसिड हर मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है, कि कोई भी एसिड ले रहे हैं, कोई भी मेटल ले रहे हैं जी, रिएक्शन हो रहा है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिल रही है। थोड़ा सा सोचो और कमेंट्स में मुझे आंसर बताओ। ठीक है, टाइम स्टैम्प लिख देना, जो भी टाइम स्टैम्प अभी हो रहा होगा, और यस या नो लिख देना। ठीक है, क्या पूछा मैंने, क्या हर एसिड हर मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। ठीक है, आंसर क्या है बच्चा, आंसर है नो। मैं उम्मीद करती हूँ आपने चैट में मतलब नीचे कमेंट्स में लिखा होगा, नो ही लिखा होगा, बट अगर गलत लिखा है तो अब समझ लो ऐसा क्यों है। देखो बेटा होता क्या है, मैंने एक मेटल लिया, ठीक है, उसका रिएक्शन मैंने एसिड के साथ कराया। अब एक्चुअली होता क्या है, ये जो मेटल है ना, ये एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। चैप्टर 1 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो अब अगर मैं यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज लिखूं, पहले लिख देती हूं फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, काकू नाना चाट मांगे आलू जरा फीके पड़े हैं चाप। ठीक है, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं बच्चों कि ये रहा आपका सोडियम और ये रहा आपका हाइड्रोजन। सोडियम ऊपर है, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो वो एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा कि चल निकल यहां से। ठीक है, एंड बना देगा NaCl और साथ ही में आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। बट बच्चा मेटल आपके हाइड्रोजन को तभी डिस्प्लेस कर पाएगा, मैंने क्या बोला, एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन तभी डिस्प्लेस हो पाएगा जब ये जो मेटल है वो हाइड्रोजन से ऊपर होगा रिएक्टिविटी सीरीज में। एम आई क्लियर कि मैंने क्या बोला बच्चा, मेटल हाइड्रोजन को तभी डिस्प्लेस कर पाएगा जब वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होने का मतलब है कि उसको रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होना पड़ेगा, हाइड्रोजन से ऊपर होना पड़ेगा, तभी आपका हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, आपको सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगी। यही अगर बच्चा मैं ले लेती हूं सिल्वर,
ठीक है, और मैंने उसका रिएक्शन HCl के साथ करा दिया, तो आपको लगता है कि क्या यहाँ पे रिएक्शन होगा? क्या सिल्वर जो हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, क्या वो एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उसमें ताकत ही नहीं है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। तो हर मेटल हर एसिड का रिएक्शन करा रहे हो, ओहो सॉल्ट हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो एम आई क्लियर? कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज को हमने कंसिडर करा और हमने ये कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। समझ आ रहा है? क्लियर हो रही है कहानी? मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने एसिड और मेटल का रिएक्शन देख लिया, अब बेस और मेटल का रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके, बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करके बच्चों सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैंने ले लिया NaOH आपका फेवरेट बेस, मैंने ले लिया मेटल जिंक, अब यहाँ पे आपको मिलता है Na2ZnO2 प्लस आपको हाइड्रोजन मिल जाता है, और इस Na2ZnO2 का आपका पाला बहुत बार पड़ता रहेगा बच्चा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, ठीक है। क्लियर है? डन है? चलिए जी, बहुत खूब। तो ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई मेटल के साथ रिएक्शन, एसिड और बेस का मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ लिया। अब सेकेंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। एसिड और बेस का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बच्चा मेटल कार्बोनेट को मैं जनरल फॉर्म में मेटल के लिए M ले लिया, मेटल के लिए M ले लिया, कार्बोनेट आपका CO3 हो गया, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है, यही नहीं होता फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पे आप मेटल डालो, वैलेंसी डालो, फॉर्मूला बनाओ, बट जनरल लिखने के लिए मैंने यहाँ पे मेटल कार्बोनेट ऐसे लिख दिया, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मैंने जनरल फॉर्म में ऐसे लिख दिया, जनरल, ठीक है। मेटल आएगा, वैलेंसी आएगी, जो भी फॉर्मूला बनेगा वो अलग चीज है, ये जनरल मैंने लिखा है। तो देखिए एसिड जो है बच्चों वो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके आपको सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। चाहे आपका एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, चाहे वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, आपको मिलता है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल देखिए, सपोज कीजिए मैंने ले लिया HCl और मैंने ले लिया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, आपको मिलेगा सॉल्ट विच इज NaCl, आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, आपको मिलेगा वाटर, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो ऐसा करते हैं, एसिड चेंज कर देते हैं H2SO4, ठीक है। एसिड क्या करा मैंने? चेंज कर दिया H2SO4, और मैंने यहाँ पे ले लिया NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। अब एसिड है, आपके पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा बेटा Na2SO4, Na2SO4 प्लस आपका CO2 बन जाएगा, प्लस आपका H2O बन जाएगा। Na की वैलेंसी 1, SO4 की 2, तो क्रॉस होगा, तो आपका Na2SO4 इज द सॉल्ट, CO2 प्लस H2, ठीक है। तो एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, आपको सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अब बेस की बात करते हैं, तो बेस में क्या होता है बेटा? बेस में होता है बल्ले बल्ले, यानी कि कुछ नहीं होता। बेसेस जो है वो आपके मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, क्योंकि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी आपके बेसिक के नेचर होते हैं, तो बेस बेस क्या ही होगा यार। तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता है, तो हमें बस ये वाला पार्ट याद रखना है, ये ठीक है। तो बेसिस के केस में रिएक्शन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नई गैस निकलती हुई दिख गई है हमें। यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हाइड्रोजन के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करा है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये नाइंसाफी क्यों माय लॉर्ड, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, जो कि होता है लाइम वाटर टेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड का भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में किसी ना किसी तरीके से पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड को आइडेंटिफाई करने के लिए लाइम वाटर टेस्ट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं टाइगर्स, हम लाइम वाटर लेते हैं विच इज एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका लाइम वाटर है। हम इससे कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, तो इसीलिए हमें
ऐसे देखने को मिलता है कि भाई मिल्की अपीयरेंस आ गया, व्हाइट व्हाइट सा हो गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि मिल्की अपीयरेंस आ गया है, मिल्की अपीयरेंस। ठीक है, मिल्की अपीयरेंस किसकी वजह से आया, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, और हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्या बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। मिल्की क्यों हुआ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। पर यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सेस में पास कराया, मैं पास कराती गई मतलब मिल्की अपीयरेंस आ गई है, तब भी मैं नहीं रुकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई जा रही हूं, तो अब किसकी फॉर्मेशन हो जाती है टाइगर्स, अब आपका बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 होल ट्वाइस। आपका क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, एंड दिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्यूबल इन वाटर। ये क्या है, ये आपका सॉल्यूबल इन वाटर है, ये आपका सॉल्यूबल इन वाटर है। ठीक है, तो अब ये पानी में घुल जाता है, और जो व्हाइट व्हाइट था बेटा वो दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि व्हाइट व्हाइट किसकी वजह से था, मिल्की अपीयरेंस किसकी वजह से थी, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। बट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास कराने से अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया है, जो पानी में सोल्यूबल है, वो फिर पानी में घुल गया है ना, ये घुल गया, और मिल्की अपीयरेंस भी क्या हो गई, गायब हो गई। तो क्या कहा जाता है कि इफ वी पास कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेस तो मिल्कीनेस डिसअपीयर्स। क्या बोलते हैं, मिल्कीनेस डिसअपीयर्स। ठीक है, मिल्कीनेस क्या होती है बेटा, डिसअपीयर हो जाती है, मिल्कीनेस डिसअपीयर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज सॉल्यूबल इन वाटर। सो एम आई क्लियर, हाइड्रोजन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कर लिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कर लिया, और दो प्रॉपर्टीज भी हमारी डन हो चुकी हैं, मेटल के साथ रिएक्शन है ना, और मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, विच इज एसिड और बेस का रिएक्शन विद ईच अदर। और ये हम छोटी क्लासेस से बच्चा पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक, एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, है ना, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को न्यूट्रल बेसिकली न्यूट्रलाइज कर, हट जा तू भी हट जा, तू भी हट जा, है ना। तो एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, आपका फेवरेट एसिड HCl, आपका फेवरेट बेस NaOH। ठीक है, एंड आपको मिल जाएगा सॉल्ट विच इज NaCl यहाँ पे बनेगा, और H2O। एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। डन, थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। मैंने क्या कहा है, बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। ठीक है, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ। अब जो आपकी मेटल ऑक्साइड्स होती है ना बच्चा, मेटल ऑक्साइड्स आपकी बेसिक इन नेचर होती हैं। मेटल ऑक्साइड कैसी होती हैं, बेसिक इन नेचर होती हैं, एम्फोटेरिक भी होती हैं, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स आपकी क्या होती है बेटा, जनरली बेसिक इन नेचर होती हैं। कैसी होती हैं, बेसिक इन नेचर होती हैं आपकी मेटल ऑक्साइड्स। इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, मोगैम्बो खुश हुआ, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स, यानी कि बेसिक इन नेचर। ठीक है, और अगर मेरे पास कोई बेसिक चीज है तो ऑब्वियसली एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देगी। तो इसीलिए मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन जब एसिड के साथ होता है, ये बेसिक इन नेचर है, यानी कि बेस हो गया यहाँ पे आपके पास एसिड हो गया, तो एसिड बेस रिएक्ट करके क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो आपको यहाँ सॉल्ट एंड वाटर मिल जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, मेरे पास हो गया CuO, मेटल की ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड है, बेसिक इन नेचर है, बेसिक चीज एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर दे रही है, एज सिंपल एज दैट। ठीक, डन, सॉर्टेड। चलो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कैसी होती हैं बेटा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये जनरली क्या होती है, एसिडिक इन नेचर होती है, न्यूट्रल भी होती है, तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए क्या जानना है, ये आपकी कैसी है, एसिडिक इन नेचर है।
अब किसी एसिडिक चीज का बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो एसिड और बेस तो सॉल्ट एंड वाटर देंगे, यही यहाँ पे हो रहा है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक इन नेचर है वो बेसिक चीज यानी कि बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर आपको दे देगा। तो मैंने क्या ले लिया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ठीक है, विच इज एसिडिक इन नेचर। एसिड चीज का बेस के साथ रिएक्शन कराया तो सॉल्ट एंड वाटर, आपको मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है कहानी? बहुत अच्छे से ये चीज हमें समझ आनी चाहिए। मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर तो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर। दोनों केसेस में मिल सॉल्ट एंड वाटर ही रहा है, बस यहाँ पे चीजें अलग अलग हैं, ठीक है, क्लियर, डन है, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हमारी एसिड्स एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि बहुत ही सिंपल थी वो डन होती है। सच्ची सच्ची मुझे बताना कि कुछ मुश्किल लग रहा है अभी तक? नहीं लग रहा होगा, बहुत प्यारा चैप्टर है। लग रहा होगा अगर इस वीडियो से पहले, और अब नहीं लग रहा तो मैं तो बहुत ही खुश हो जाऊंगी, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। अब बात करते हैं एसिड्स एंड बेसिस की न्यू डेफिनेशन के बारे में। मैम एसिड्स एंड बेसिस की न्यू डेफिनेशन मतलब जो हम पढ़ रहे थे वो क्या है बच्चा? यार जो तुम 6th-7th में पढ़ रहे थे, जो तुम 9th-10th में पढ़ रहे हो, जो तुम 11th-12th में पढ़ोगे, इंक्रीज होता रहता है ना, अपग्रेडेशन होता रहता है ना। वही छठी वाली चीज तो 10वीं तक नहीं पढ़ते रहते ना, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट। तो वैसे ही बच्चा अब तुम 10th में आ गए हो, अब हमें क्या करना है, एसिड और बेस की न्यू डेफिनेशन, 10th लेवल डेफिनेशन को समझना है कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, ठीक है। चलो जी सबसे पहले समझते हैं एसिड को। तो एसिड क्या होते हैं बच्चा? व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स को मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूं? ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में जाकर टूटे, क्या बोला मैंने? सब्सटेंस जो पानी में जाकर टूट रहा है और टूटने पे आपको H+ या फिर H3O+ आयन दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड। ऐसा सब्सटेंस जो पानी में जाकर टूट रहा है और टूटने में आपको H+ या H3O+ आयन दे रहा है, वो क्या होता है? वो आपका एसिड होता है। वो क्या है? वो आपका एसिड है। एग्जाम्पल ले लीजिए बेटा, मेरे पास है HCl, मैंने उसको पानी में डाला तो HCl पानी में जाके टूट जाएगा इंटू H+ प्लस Cl-। हमें तो इसको देखना है ना अभी। तो HCl ने पानी में जाकर H+ दिया, यानी कि HCl क्या है? एक एसिड है। मैम H+ तो दिख गया, ये H3O+ जिसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ये कहां से आ गया? अब होता क्या है ना बच्चों, ये H+ ना अकेले नहीं रह पाता है। भाई मेरे को डर लग रहा है, अकेले मेरे को डर लग रहा है। तो होता क्या है, ये H+ पानी के साथ मिलके, ये H+ पानी के साथ मिलके बन जाता है H3O+ हाइड्रोनियम आयन। H+ पानी के साथ मिलके H3O+ बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। इसीलिए लिखते हैं कि एसिड्स वो हैं जो H+ दे रहे हैं या फिर H3O+ दे रहे हैं, ठीक है। H+ आया, H2O के साथ मिलके H3O+ बन गया। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में जाकर टूट रहे हैं और टूटने पे H+ या H3O+ आयन दे रहे हैं, वो आपके क्या होते हैं बच्चों? एसिड होते हैं। जैसे कि HCl आपको क्या दे रहा है? H+ प्लस Cl-, H2SO4 हो गया, वो आपको क्या दे रहा है? 2H+ प्लस SO4 2- है ना। तो यू कैन सी H+, राइट। चलो जी एसिड्स की 10th लेवल डेफिनेशन हमने समझ ली। एसिड्स की डेफिनेशन समझी है तो बेसिस को भी समझ लो। अब यार एसिड H+ वाले हैं तो बेस क्या हो जाएंगे? OH- वाले। ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में जाकर टूट रहे हैं और टूटने पे आपको OH- आयंस दे रहे हैं, वो आपके क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास हो गया NaOH, ये पानी में गया बेटा, टूटा, इसने दिया Na+ प्लस OH-। आपको OH- दिख गया ना, तो ये क्या हो गया? बेस हो गया। मैंने ले लिया MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको पानी में जाके क्या देगा? Mg2+ प्लस 2OH-, मतलब आपको OH- आयंस तो दिख रहे हैं ना, OH- आयंस तो आपको दिख रहे हैं ना। क्लियर है कहानी? ठीक है, डन है बेटा, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये क्या हो गए? आपके बेसिस हो गए। ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में जाकर डिसोसिएट यानी कि टूटते हैं और टूटने पे आपको OH- आयंस देते हैं, वो आपके क्या होते हैं? वो आपके बेसिस होते हैं। और जो H+ देते हैं वो आपके एसिड्स होते हैं।
क्लियर है? चलो अब याद करो बच्चों, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि एसिड्स को हम ऐसे ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, और ये मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी। तो अब उसको डिस्कस करने का समय आ चुका है गाइस, ठीक है। नाउ व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, व्हाट आर वीक एसिड्स, आइए डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि एसिड्स एक्चुअल में है क्या, जो पानी में जाकर टूट रहे हैं और टूटने पे H+ आयंस दे रहे हैं। ओके, तो मैंने क्या बोला था कि एसिड्स आपके क्या हैं, एसिड्स आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा बेटा, वीक एसिड कौन सा है? एसिड तो वो है, एसिड तो वो है जो पानी में जाकर टूट रहा है और टूटने पे H+ आयंस दे रहा है। अब ऐसे एसिड्स जो पानी में जाकर कंप्लीटली टूट जाते हैं, पूरे टूट जाते हैं और भर भर के राजी खुशी ये ले H+, ये ले, जो राजी खुशी भर भर के H+ दे रहे हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अभी लिखवाऊंगी, सब लिखा हुआ है, समझाऊंगी, एक बार थोड़ा सा सुन लो। वीक एसिड्स वो होते हैं जो थोड़े बहुत टूटते हैं, अच्छा ये जल टूट गया, अच्छा निकले यहाँ से, ठीक है। विच डिसोसिएट, विच टूट, है ना, डिसोसिएट इज टूट ना, विच टूट बेटा पार्शली ऐसे एसिड बेटा जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं और ज्यादा राजी खुशी आपको नहीं दे रहे हैं H+, है ना, विच डिसोसिएट पार्शली एंड डू नॉट रेडली के चल ठीक है H+, चल निकल यहाँ से, हो गया, चलो जाओ यहाँ से वो आपके वीक एसिड्स होते हैं। तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है बेटा, देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एसिड्स विच डिसोसिएट कंप्लीटली, जो पूरे टूट जाते हैं बेटा एंड भर भर के रेडिली आपको H+ आयंस देते हैं, वो आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। वीक एसिड्स, एसिड्स विच डिसोसिएट पार्शियली एंड डू नॉट रेडिली गिव H+ आयंस, ठीक है। पहले एग्जाम्पल देती हूँ और फिर इनके एग्जाम्पल्स देती हूँ। आप ना बच्चे इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे अभी आप 10th क्लास में हो, राइट, अभी आप 10th क्लास में हो। मैंने क्या करा, मैंने आपको ना एक 8th क्लास का क्वेश्चन दे दिया। आप कहोगे अरे मैम इतना इजी है, इतना इजी, हम तो इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, ऐसे झटपट राजी खुशी रेडीली सॉल्व कर लेंगे, है ना, बिल्कुल रेडी है इसको सॉल्व करने के लिए। और मैम इतना टुच्चा क्वेश्चन, इसको तो पूरे का पूरा 5 बार सॉल्व कर दें हम इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। हम 8th क्लास के क्वेश्चन को इजीली रेडीली कंप्लीटली क्यों सॉल्व कर पा रहे हैं बेटा, क्योंकि 8th क्लास के कॉन्सेप्ट्स हमारे स्ट्रॉन्ग हैं। 8th क्लास के कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, इसीलिए हम उस क्वेश्चन को इजीली कंप्लीटली सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने तुम्हारे को 12th क्लास का कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, 12th क्लास का। अब तो तुम्हें मुश्किल आएगी, नॉट इजीली, है ना, उतनी इजीली तो कुछ नहीं समझ आएगा, नॉट इजीली, थोड़ी आनाकानी भी करोगे कि समझ नहीं आ रहा है ना, नॉट रेडीली। और बच्चा पूरा तो सॉल्व करना मुश्किल ही है, थोड़ा बहुत कर लोगे, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि क्या लगाना है, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, किस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत पार्शियली क्लियर हो जाएगा, बट पूरा तो नहीं कर पाएंगे ना यार, तो पार्शियली इसको सॉल्व कर पाओगे। अब आप 12th क्लास के क्वेश्चन को ज्यादा इजीली सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे, पार्शियली ही क्यों सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि 12th क्लास के कॉन्सेप्ट्स आपके अभी वीक हैं। 12th के कॉन्सेप्ट्स आपके क्या है बेटा, वीक हैं, ठीक है। तो यही कहानी होती है, ऐसे एसिड जो इजीली रेडीली कंप्लीटली टूट के H+ दे रहे हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए, और ऐसे एसिड्स जो ज्यादा राजी खुशी नॉट इजीली H+ नहीं दे पा रहे हैं, पार्शियली टूट रहे हैं, पूरे भी नहीं टूट रहे, वो आपके वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे आपका हो गया HCl आपको भर भर के H++ Cl- दे रहा है, H2SO4, ठीक है, ये आपको H++ SO4 2- दे रहा है, भाई बढ़िया खुशियां चल रही हैं यहाँ पे। पर वीक एसिड में हो गया आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, ये आपको क्या दे रहा है बेटा, ये आपको टूट के देगा CH3COO- प्लस H+, देखो पूरा भी नहीं टूटा, पार्शली टूटा है और ज्यादा खुश भी नहीं है ना, नॉट रेडीली एंड डू नॉट गिव H+ आयंस रेडीली, और टूट भी पार्शली रहा है, तो ये आपका वीक एसिड का एग्जाम्पल हो गया। वीक एसिड का क्या हो गया बेटा, एग्जाम्पल हो गया। सो नाउ एम आई क्लियर
क्लियर है कहानी? ऐसे ही आपका बेस में भी हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस जो भाई भर भर के OH माइनस दे रहा है, बस यहाँ पे H प्लस को OH माइनस से रिप्लेस कर दो तो स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका वीक बेस, है ना, विच डिसोसिएट पार्शियली एंड डू नॉट रेडिली गिव OH माइनस आयंस, वो आपका बेस के लिए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और टाइप्स के बेस को देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर रखा है। वाटर सॉल्युबल बेसेस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उनको हम एल्कलीज भी बोलते हैं। एग्जांपल NaOH, KOH एक्सेट्रा। इनसॉल्युबल बेसेस ऐसे बेसेस जो विच आर इनसॉल्युबल या पार्टली सॉल्युबल, मतलब थोड़े बहुत सॉल्युबल हो रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं घुल रहे हैं इन वाटर, उनको हम वाटर इनसॉल्युबल बेसिस बोलते हैं। एग्जांपल्स ये रहे। अब एक नोट दे रखा है कि वाटर सॉल्युबल बेसिस जो होते हैं आर स्ट्रॉन्गर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल बेसिस आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं इन कंपैरिजन टू वाटर इनसॉल्युबल बेसिस। ठीक है, चलिए जी, मैं वैसे तो हर स्लाइड के बाद में साइड हो जाती हूं ताकि आप लोग जो हैं अपने नोट्स निकाल सकें, बट आपको नोट्स की बच्चा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। नोट्स आपके PW ऐप पे अपलोड हो जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो आप वहां पे लिंक पे जाके नोट्स इजीली वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये स्क्रीनशॉट लेने के झमेले नहीं करने हैं। स्क्रीनशॉट भी इतना ब्लर आता है, कभी मेरा हाथ आ गया, कभी मेरे बाल आ गए हैं, है ना, राइट। तो आप आराम से ऐप पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं है कि कुछ बैच लेना या कुछ है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलो मूविंग ऑन। अब देखो यार, थोड़े से बात कर लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स एंड बेसिस की, डाइल्यूट एसिड्स एंड बेसिस की। इसका क्या मतलब है? कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट, आपने देखा होगा ना कभी तो लैब में कदम रखा ही होगा, केमिस्ट्री लैब में, वहाँ पे एसिड पड़ा होता है तो उसके आगे लिखा होता है कि ओहो, उसके आगे लिखा होता है ना DHCl, या फिर डाइल्यूट HCl लिखा होता है, या फिर CHCl, कॉन्क HCl, या फिर ऐसे लिख दिया होता है। तो इसका क्या मतलब है? डाइल्यूट HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड? अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि एसिड जो है वो है जो पानी में जाकर टूट रहा है और H प्लस दे रहा है, बेस वो जो पानी में जाकर टूट रहा है OH माइनस दे रहा है। यानी कि एसिड और बेस को अपनी एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए पानी चाहिए, हाँ कि ना भाई? ये बात समझ आई? एसिड या बेस को अपनी एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए पानी चाहिए। पानी होगा तभी आयंस में टूटेगा, ये H प्लस देगा, बेस OH माइनस देगा। आपके NCERT में क्वेश्चन दिया कि आपके पास ड्राई HCl गैस है और ड्राई लिटमस पेपर है, बताओ क्या कलर चेंज आएगा? भाई कोई कलर चेंज नहीं आएगा। ड्राई HCl गैस, पानी का नामो निशान नहीं है। ड्राई HCl है, सॉरी ड्राई लिटमस पेपर है, पानी का कोई नामो निशान नहीं है। पानी नहीं है, एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी कैसे शो करेगा? तो वहां कोई कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एसिड या बेस को अपनी एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए पानी चाहिए। अब अगर पानी की मात्रा कम है बेटा, है ना, पानी की मात्रा कम है तो वो आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस हो जाता है, और अगर पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो वो आपका डाइल्यूट एसिड या बेस हो जाता है। देखो यही लिखा हुआ यहाँ पे, एसिड्स एंड बेसिस विद मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, कम से कम पानी है, मतलब मात्रा कम है पानी की, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस हो जाते हैं। एसिड एंड बेसिस विद मोर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, पानी ज्यादा है तो वो आपके क्या हो जाते हैं? डाइल्यूट एसिड या बेस हो जाते हैं। ये बताने का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है ताकि मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को आपके साथ डिस्कस कर सकूं, विच इज डाइल्यूशन। कि डाइल्यूशन कैसे करना है, कैसे मिलाएं भाई पानी, कैसे मिलाएं पानी, ठीक है ना। तो डाइल्यूशन को चलिए डिस्कस करते हैं, हाउ टू डाइल्यूट द एसिड एंड बेसिस। अब मैंने बताया भाई पानी तो चाहिए, पानी इंपॉर्टेंट है, अब कैसे डाले पानी? मैम ये कोई पढ़ाने वाली बात है? ये लिया हमने एसिड, है ना मैम, ये हमने एसिड लिया, इसमें डालो पानी, इसमें छपाक करके मैम डालो पानी, घोल दो, हो गया डाइल्यूशन, हो गया डाइल्यूशन। मैम ये क्या पढ़ाने वाली बात है? वो बेटा ये पढ़ाने वाली बात है बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक? चैप्टर 1 में समझाया था, ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, तो इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ बहुत लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। फॉर डाइल्यूशन वी एड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड टू वाटर। अच्छा वो लाइन नहीं लिखी हुई तो मैं लिख देती हूँ। डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन आपका हाईली एक्सोथर्मिक होता है,
हाईली एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि लार्ज अमाउंट में हीट निकल रही होती है। तो अगर आप इतना सारा भर के एसिड ले रहे हो और उसमें पानी डाल रहे हो, इतनी हीट निकलेगी बेटा कि एसिड आपका ऐसे छपक के बाहर आ सकता है, आपके मुंह पे, हाथ पे, पैर पे गिर सकता है, इवन ये बीकर भी क्रैक हो सकता है, बहुत एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए ये तो बिल्कुल भी नहीं करना कि एसिड में पानी डाल रहे हैं, एसिड में पानी डालना तो पाप है। तो मैम क्या करें? अरे बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। क्या करो आप लोग ना, बीकर में पानी ले लो, ठीक है, पानी ले लिया हमने, और अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम एसिड डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम एसिड डालेंगे, बट यहाँ पे भी छपाक करके एसिड मत डाल देना, ठीक है, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा एसिड डालेंगे अलोंग विद कॉन्टिन्यूअस स्टरिंग, और साथ साथ बेटा उसको क्या करते रहेंगे, ऐसे 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 स्टर करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, फॉर डाइल्यूशन वी एड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड टू वाटर, एसिड टू वाटर, acid to water along with continuous stirring. This is because dilution is a highly exothermic process. अरे लिखा ही हुआ था, ठीक है। And if we add water to acid, it might lead to accidents. तो इसीलिए डाइल्यूशन के लिए क्या करना है, वाटर लो और उसमें थोड़ा थोड़ा एसिड डालो along with continuous stirring. Am I clear बच्चा? Am I clear? समझ आई कहानी? जल्दी से बताओ यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ आई कि नहीं, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, विच इज पीएच। तो अगर यहाँ तक आप लोगों को सब क्लियर हो गया है, यहाँ तक की कहानी समझ आई है, तो आप क्या करो, जल्दी से कॉमेंट्स में क्या बना देंगे, एक पिंक कलर का हार्ट बना देंगे। जल्दी से कॉमेंट्स में एक पिंक कलर का हार्ट बना दो अगर यहाँ तक समझ आ गया तो। बन गए बेटा पिंक हार्ट, बहुत बढ़िया। तो चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज पीएच। ठीक, तो यार चलो अब मेरे एक सवाल का जवाब दो तुम पहले। सपोज करो मैंने तुम्हें 2 टेस्ट ट्यूब दी, एक में एसिड है एक में बेस है, बट मैंने तुम्हें नहीं बताया किस में एसिड है या बेस है, तो तुम किसकी मदद से पता लगाओगे एसिड किस में है बेस किस में है? ऑब्वियसली मैम आपने बताया तो इंडिकेटर की मदद से। सही जवाब 7 करोड़, ठीक है, बहुत बढ़िया। बट अब मैंने क्या करा, मैंने दोनों टेस्ट ट्यूब्स में आपको एसिड दे दिया और मैंने कहा ये बताओ कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, मतलब कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर है, बेसिकली कौन सा एसिड इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये कैसे पता लगाओगे? मैम इंडिकेटर तो एसिड बेस बता रहा है, बट 2 एसिड्स में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, ये कैसे पता लगाएंगे? ये पता लगाएंगे बेटा विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। किसकी मदद से पता लगाएंगे? विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल इंडिकेटर देखो, वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये सेवरल इंडिकेटर्स और डाइस का मिक्सचर होता है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर बेटा हर एक चीज के लिए, एसिड है बेस है सॉल्ट है जो भी है, उसके लिए क्या कलर देता है? एक कलर देता है, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर चाहे एसिड है बेस है सॉल्ट है जो भी है, एक कलर देता है। अब हम उस कलर को लेके जाते हैं किसके पास? हम उस कलर को लेके जाते हैं पीएच स्केल के पास, और क्या निकाल लेते हैं बेटा? एक नंबर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एक नंबर निकाल लेते हैं, राइट। तो हमें कोई कलर मिला, हम उस कलर को लेकर गए पीएच स्केल के पास, कलर मैच करा, वहां से हमें नंबर मिल गया, और नंबर मिल गया तो कहानी डन हो गई। अब ये क्या है बेटा? ये आपका पीएच स्केल है। 5 मिनट लगेंगे सिर्फ पीएच को समझने में, बहुत सिंपल और स्कोरिंग टॉपिक होता है ये। पीएच स्केल की वैल्यू बेटा 0 से लेकर 14 तक होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो पीएच की वैल्यू, पीएच स्केल की वैल्यू 0 से 14 तक होती है। 0 मीन्स मोस्ट एसिडिक और 14 मीन्स मोस्ट बेसिक या मोस्ट एल्कलाइन या वेरी एल्कलाइन या वेरी एसिडिक, ठीक है। वेरी एसिडिक, वेरी एल्कलाइन या वेरी बेसिक, ठीक है। ये पीएच स्केल की वैल्यू होती है 0 से लेकर 14 तक। मैम हमें पीएच का नंबर मिल गया, अब नंबर का क्या करें? अचार डालें? नहीं बेटा, अचार नहीं डालना, कॉन्सेप्ट समझना है। देखो अब पीएच से हमें क्या मिलता है बेटा? देखो पीएच का मतलब क्या है? पी का मतलब है पोटेंस यानी कि पावर। तो देखो अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। पी इन पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर। ऑन द पीएच स्केल हम 0 से लेकर 14 तक मेजर कर सकते हैं। नंबर हमें मिल चुका है। अब ये
नंबर हमारे कैसे मदद करता है एसिड बेस या न्यूट्रल चीज पहचानने में, स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर बेस, वीकर एसिड वीकर बेस, ये सब पहचानने में इस नंबर से हमें कैसे मदद मिलती है ये अब हमने जानना है। तो देखो आपको मैं 2 स्लाइड्स दे रही हूं बेटा, वो 2 स्लाइड्स आपको समझ आ गई तो पीएच आपका क्लियर है। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि पीएच सिर्फ एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है कि 7 मीटर हो गया है ना, इस एसिड के लिए 3 सेंटीमीटर आ गया 3 लीटर, नहीं, सिर्फ एक नंबर है। अब होता क्या है देखो, अब समझना है हमें, एसिड्स के लिए जो पीएच है ना टाइगर्स, एसिड्स के लिए पीएच की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 7 होती है। एसिड्स के लिए पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है, कोई भी एसिड हो बेटा उसके लिए पीएच की वैल्यू 7 से कम आएगी। बेसिस के लिए पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है। 7 से ज्यादा अगर आपका पीएच आ रहा है तो वो चीज आपका बेस है। और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के लिए, यार हर चीज एसिडिक या बेसिक थोड़ी ना होती है, कुछ चीजें न्यूट्रल भी होती है, नाइदर एसिडिक नाइदर बेसिक। तो न्यूट्रल चीजें जो हैं उनका पीएच क्या होता है बेटा, उनका पीएच 7 होता है। तो अगर आपके पास पीएच आ रहा है 5.4 या फिर 6 आ गया, या जो भी कोई भी पीएच की आपके पास वैल्यू आ गई, अगर वो वैल्यू 7 से कम है तो वो जो आपको केमिकल दे रखा है दैट इज एन एसिड। ठीक है, बेस की अगर मैं बात करूं, कोई केमिकल दे रखा है उसका पीएच आ गया 8, 7 से बड़ा है तो वो केमिकल आपका क्या हो गया, बेस। अगर बेटा मेरे को कोई केमिकल दे रखा है पीएच उसका है 7 तो वो कैसा है, न्यूट्रल है, यानी कि नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ठीक है, एम आई क्लियर टू यू? चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहली स्लाइड हमें ये ध्यान में रखनी है पीएच के लिए, स्लाइड नंबर 1। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है, नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है बेटा कि किसी भी एसिड की ताकत यानी कि एसिड की जो स्ट्रेंथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू, यानी कि पीएच जो नंबर आ रहा है वो जितना छोटा होगा एसिड उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ताकतवर होगा। पीएच की वैल्यू बेटा जितनी कम होगी, वो जो नंबर है वो जितना कम होगा एसिड उतना ही ताकतवर होगा। यही तो मतलब होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, उल्टा, ये कम तो ये ज्यादा तो ये कम। ठीक है, और अगर पीएच की जो वैल्यू है वो ज्यादा है तो एसिड की ताकत क्या है, कम है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास 2 एसिड्स हैं, एक का पीएच है 4 और एक का पीएच है 6। बताओ स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? मैम ने अभी बताया कि एसिड की ताकत इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू, पीएच का नंबर जितना छोटा होगा एसिड उतना ताकतवर होगा। तो 4 और 6 में से छोटा नंबर कौन सा है, 4 है, यानी कि स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है जिसका पीएच क्या होगा, 4 होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमें ध्यान में रखना है बेस की ताकत। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ या बेस की ताकत। अब जो बेस की ताकत होती है ना टाइगर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। पीएच का नंबर जितना बड़ा होगा बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, पीएच का नंबर जितना छोटा होगा बेस उतना ही आपका क्या होगा, वीक होगा। यही मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। एग्जांपल देखिए, आपके पास 2 बेसेस है, एक का पीएच है 9, एक का पीएच है 13। बताओ स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा? मैम ने कहा है बेस की ताकत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू, पीएच का नंबर जितना बड़ा बेस क्या होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। तो 9 और 13 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 13, यानी कि ये वाला जो आपका बेस है वो दोनों में से क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, एंड तीसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसका पीएच ये है, इसका पीएच ये है, बताओ किसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या कम है, व्हाटएवर। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। अगर हमने एक ये वाली स्लाइड बेटा और एक आपकी ये वाली स्लाइड 2, अगर ये दोनों स्लाइड्स हमने देख ली हैं तो पीएच का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाए आप उसको बिल्कुल करेक्ट आंसर कर देंगे, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, एसिड्स के लिए पीएच लेस देन 7, बेसिस के लिए ग्रेटर देन 7, न्यूट्रल सब्सटेंसेस के लिए पीएच इज इक्वल टू 7 एंड एसिड की ताकत यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। ये थी बेटा आपकी पीएच की कहानी, एज सिंपल एज दैट। अब आपका एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक आता है विच इज पीएच इन एवरीडे लाइफ। आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पैराग्राफ्स दे रखे हैं, एज इट इज कुछ भी पेपर में आ सकता है, पीएच बताओ, ये बताओ, वो बताओ, और एक पार्ट आ जाएगा कि इसके बारे में डिस्कस करो, है ना। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, या फिर कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल ही आपसे पूछ लेगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है, राइट। चलिए तो डिस्कस करते हैं बेटा पीएच इन एवरीडे लाइफ को। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में अच्छे से पैराग्राफ्स दे रखे हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लेकर आई हूं। ठीक है, इसको
देखो आर बॉडी वर्क्स वेल विद इन अ नैरो पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। अब देखो जैसे यार अगर एसिड रेन होती है जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस करा, वाटर बॉडीज पे एसिड रेन पड़ रही है तो वाटर बॉडीज के पीएच को तो वो अफेक्ट करेगी। अब बेचारे वहाँ एक्वेटिक एनिमल्स रह रहे हैं, पहले आराम से रह रहे थे, अब उनके घर का पीएच डिस्टर्ब हो गया तो एक्वेटिक एनिमल्स जो है बेटा उनको डेंजर होता है, बेचारे वो मर भी सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, देखो अब वाटर बॉडीज का पीएच हिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाल सकते हैं ताकि हम उसके पीएच को क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक या बेसिक हो गई है तो प्लांट्स या तो बैडली ग्रो करते हैं या ग्रो ही नहीं करते। बेटा ड्यू टू मेनी रीजंस आपकी सॉइल जो है वो एसिडिक या बेसिक हो सकती है। अगर आपकी सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक हो गई है तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, है ना। अगर आपकी सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक हो गई है तो आप उसमें एसिडिक सब्सटेंसेस लाइक मैन्योर, कंपोस्ट डाल के उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई है तो बेसिक चीजें लाइक लाइम, स्लेक्ड लाइम, चौक, ये सब डाल के उसके पीएच को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हम भर भर के पिज्जा, पैटी, पास्ता, बर्गर खाते हैं, घर पे टिंडे की सब्जी बनी हो तो खाना नहीं खाया जाता, पर पूरा लार्ज पिज्जा हम अकेले चटोरे खत्म कर लेंगे उसको। अब एक्सेस में हम खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक्सेस में एसिड रिलीज होता है बेटा, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी, बदहजमी कहते हैं ना, हाय छाती में जलन हो रही है, डकार आ रहे हैं, ओहो हो, है ना। तो एसिडिटी, इनडाइजेशन, बदहजमी होती है। ठीक है, तो अब इसको क्या कर सकते हैं बेटा, दिक्कत तो हो गई है पेट में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम माइल्ड बेस को कंज्यूम कर सकते हैं। हम एंट एसिड्स, एसिड्स के एंटी एंट एसिड्स को ले सकते हैं जो माइल्ड बेसिस होते हैं, जो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और आपको ये एसिडिटी, बदहजमी से राहत देते। जैसे होता है ना इनो, काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में, ये डाइजीन, पाइजीन, ये सारे क्या है, इन सब में क्या है बेटा, इन सब में आपके माइल्ड बेसिस हैं या फिर दे आर एंट एसिड्स। ऑलराइट, चलिए टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। बेटा हम रात को कहते हैं ना कि 2 बार ब्रश करना चाहिए, रात को हम खाना वाना खा के बिना ब्रश करे सोए, अब वो खाना जो हमारे दांतों में फंसा हुआ है उस पर बैक्टीरिया एक्ट करता है, एसिडिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है, हमारा माउथ पूरा एसिडिक हो जाता है। अब एसिडिक हो गया है तो हमने कहा ना एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, दांत में कीड़ा लग जाता है, जिसको हम कहते हैं ना कीड़ा लग गया है, एक्चुअली दांत अब खराब हो रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ब्रश करना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका टूथपेस्ट होता है इट इज बेसिक इन नेचर, ये आपके माउथ के पीएच को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। सो यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर cleaning the teeth can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. Many animals and plants protect themselves from their enemies by injecting painful and irritating acids and bases into their skin. ठीक है, अब देखो यार प्लांट्स और एनिमल्स, हम चलते फिरते, अरे ये पत्ती तोड़ ली, चलते फिरते किसी भी एनिमल को परेशान कर दिया, तो कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी रखवाली के लिए, है ना, क्या करते हैं, एसिडिक या बेसिक लिक्विड्स सेक्रीट करते हैं। जैसे हनी भी अगर काट लेती है बेटा तो वो हमारी स्किन में एसिडिक लिक्विड सेक्रीट कर देती है, जिससे हमारे को बहुत ज्यादा क्या होती है, जलन होती है। तो वहां पे आप माइल्ड बेस लगा सकते हैं जहां पे डंक मारा है, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, वॉस्प होता है, वो काटता है तो वो अल्कलाइन लिक्विड सेक्रीट करता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे एंट स्टिंग की बात करी थी स्टार्टिंग में, वो भी एसिडिक लिक्विड सेक्रीट कर रही है ना, वहां पे भी आपका एसिडिक लिक्विड आ रहा है, फॉर्मिक एसिड हो गया। नेटल प्लांट जो होता है, नेटल प्लांट के जो पत्ते होते हैं ना बेटा, वो ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब काइंड ऑफ पॉइंटी मान लो, मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, थोड़े से पॉइंटेड से मान लो। अगर आपका नेटल प्लांट की लीफ पे टच हो गया है ना, तो वो क्या करेगा, वो आपकी स्किन में फॉर्मिक एसिड रिलीज करेगा, आपको जलन होगी। बट उसका जो एक तरीके से एंटीडोट कह सकते हो, वो नेटल प्लांट के पास ही उगता है डॉग प्लांट। डॉग प्लांट का पत्ता लो, उसको वहां पे रब कर लो। डॉग प्लांट में बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको क्या देते हैं, राहत देते हैं। तो नेचर ने ही बेटा सब कुछ हमें प्रोवाइड कर रखा है, हमें नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, जैसे हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए ना, हमें होता ना, हमारे मम्मी पापा ने हमसे गंदे से बात करी, हम तो बड़े हैं, वी शुड बी रिस्पेक्टेड। वैसे ही बेटा एवरीवन शुड बी रिस्पेक्टेड, नेचर शुड बी रिस्पेक्टेड, क्योंकि नेचर से ही हमें सब कुछ मिल रहा है। राइट, देखिए व्हेन हनी बी स्टिंग्स अ पर्सन इट इंजेक्ट्स एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। वॉस्प ने काट ली बेटा, अल्कलाइन लिक्विड सेक्रेट कर रहा है। नेटल प्लांट के बारे में भी मैंने बता दिया, एंड स्टिंग के बारे में भी मैंने बता दिया। और इसी के साथ आपका पीएच वाला टॉपिक जो होता है, सिंपल सा टॉपिक जो है पीएच का, आपका डन होता है। आगे बढ़ते बेटा, एंड अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर का जो नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसका सॉल्ट्स वाला पार्ट। तो एसिड्स एंड बेसिस हमारा डन हो चुका है, अब बारी आती है सॉल्ट्स को पढ़ने की, उन्हें समझने की। ठीक है, तो चलिए बेटा सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार सॉल्ट्स होते क्या है। देखो यार, सबसे पहले सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो आपको पानी मिलता है एंड कुछ समथिंग मिलता है, वो समथिंग आपका सॉल्ट होता है। पहली डेफिनेशन तो एक्चुअली यही है। देखो क्या लिखा है,
Compounds formed by the neutralization reaction between acids and bases are called salts. एसिड और बेस के बीच में जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है तो वाटर बनता है और जो चीज बनती है ना वो सॉल्ट है। पहली डेफिनेशन तो ये है। दूसरी डेफिनेशन हम इस तरीके से समझ सकते हैं बेटा कि सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है फॉर्म्ड बाय एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। मैम ये समझ नहीं आया, देखो समझाते हैं। इसने कहा है कि आप कोई एसिड ले लो, सपोज करो मैंने HCl ले लिया, अब एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो मेटल के साथ, ठीक है। मैंने हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पे सोडियम मेटल लगा दिया, तो आपका बन गया NaCl। तो ये NaCl क्या हो गया, आपका सॉल्ट हो गया। अब देखो क्या लिखा है, सॉल्ट इज अ कंपाउंड, सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड। एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे, मेटल से, तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया सॉल्ट, ठीक है। तो एक डेफिनेशन आपकी ये भी हो जाती है। आई होप दोनों आपको क्लियर हो गई होंगी। पहली वाली बहुत सिंपल है, दूसरी वाली मैंने सिंप्लीफाई कर दी है। तो सॉल्ट तो हमें समझ आ गया कि सॉल्ट होता क्या है, ठीक है। पर ये बेटा अपनी गलतफहमी दिमाग से निकाल दो कि सॉल्ट का मतलब सिर्फ NaCl है, NaCl ही सॉल्ट होता है। नहीं, NaCl सॉल्ट है बट इट इज वन ऑफ द सॉल्ट्स, और बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं बेटा। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, FeCl2, MgCl2, ZnCl2, NaCl, CuCl2, CuSO4, Al2SO4, KCl, ये सब आपके कुछ सॉल्ट्स के एग्जाम्पल हैं। तो NaCl इज अ सॉल्ट, बट सिर्फ यही सॉल्ट नहीं होता है। प्लीज इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल देंगे। तो सॉल्ट्स हमें समझ आ गया क्या है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बेटा सॉल्ट्स एंड देयर pH। देखो हमने पढ़ा कि सॉल्ट का बनता है जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, एसिड और बेस एक दूसरे की एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को नष्ट कर देते हैं और हमें सॉल्ट मिलता है, ठीक है। ओके। पर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बेटा हमारे पास कौन है, डोगेश है ना, हमारे पास कौन है, हमारे पास यहाँ पे है डोगेश, राइट। अब ये है डोगेश ओपी और ये है डोगेश टोपी। अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे जीतेगा कौन, डोगेश ओपी जीतेगा या डोगेश टोपी जीतेगा? भाई सिंपल सी बात है कि डोगेश ओपी भाई पावरफुल, एकदम सिक्स पैक एब्स बना के, मसल बना के ये डोगेश ओपी है बेचारा। ये तो भज भागने वाला, किसी भी टाइम रो रहा है ये तो ऑब्वियसली पावरफुल वाला डोगेश जीतेगा ना, डोगेश ओपी, राइट, ये जीतेगा यहाँ पे। वैसे ही अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्ट्स एंड देयर pH। ये क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। हमें पता है बेटा कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। वाटर में दूर लिख रही हूं क्योंकि मुझे मेन सॉल्ट पढ़ाना है अभी आपको, ठीक है। तो एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एसिड और बेस एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे की एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को नष्ट कर देते हैं एंड आपको जो मिलता है वो सॉल्ट है। बट बच्चा अब होता क्या है यहाँ पे, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। सपोज करो दो कंट्रीज के बीच में युद्ध हो रहा है, ठीक है। सपोज करो, हम तो भाई सपोज ही कर रहे हैं, ठीक है। एसिडस्तान है एक और एक मेरे पास बेसिस्तान है, ठीक है। एसिडस्तान और बेसिस्तान, ठीक है। अब यार इन दोनों के बीच में हो रहा है युद्ध। एसिडस्तान के पास है 10,000 की आर्मी और बेसिस्तान के पास है 10,000 की आर्मी। दोनों क्या है, इक्वली पावरफुल है। जितनी ताकत एसिडस्तान में है उतनी ताकत बेसिस्तान में है। एसिडस्तान और बेसिस्तान इक्वली पावरफुल है, ये एक दूसरे को कंप्लीटली नष्ट कर देंगे एंड एंड में कोई भी नहीं बचेगा, ना एसिडस्तान ना बेसिस्तान, बिकॉज ये दोनों इक्वली पावरफुल थे। ना एसिडस्तान बचा ना बेसिस्तान बचा। दूसरा केस देखते हैं, एसिडस्तान के पास 10,000 की आर्मी है जबकि बेसिस्तान के पास सिर्फ 8,000 की आर्मी है। अब एसिडस्तान ज्यादा पावरफुल हो गया, बेसिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि इसको हराने की कोशिश करेगा, इससे लड़ने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पे ताकत ज्यादा थी। तो एंड में बेटा कौन बच जाएगा, एंड में आपका एसिडस्तान बचा रह जाएगा, चाहे थोड़ा सा ही बट बचा रह जाएगा। तीसरा केस देखते हैं, अब एसिडस्तान के पास 8,000 की आर्मी है और बेसिस्तान के पास 10,000 की आर्मी है। अब बेसिस्तान ज्यादा पावरफुल हो गया, एसिडस्तान पूरी कोशिश करेगा इसको हराने की, बट क्योंकि बेसिस्तान ज्यादा ताकतवर है बेटा तो ये जीत जाएगा और एंड में कौन बचा रह जाएगा, बेसिस्तान आपका बचा रह जाएगा।
अब यही कहानी बेटा एसिड और बेसिस के बीच में भी होती है। जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या हो रहा है, अगर एसिड और बेस बराबर ताकत के हैं, अगर एसिड और बेस क्या है, सेम ताकत के हैं, तो वो एक दूसरे को कंप्लीटली नष्ट कर देते हैं। एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी खत्म, बेसिस की बेसिक प्रॉपर्टी खत्म, एंड जो मुझे सॉल्ट मिलता है वो कंप्लीटली न्यूट्रल होता है, ना उसमें कोई एसिडिक बिहेवियर, ना उसमें कोई बेसिक बिहेवियर, एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी कैरेक्टर सब नष्ट हो चुका है, एंड दैट सॉल्ट इज कंप्लीटली न्यूट्रल। एंड न्यूट्रल चीज का पीएच क्या होता है बेटा, न्यूट्रल चीज का पीएच होता है आपका 7। बिल्कुल सही बात, यस। अब नेक्स्ट केस लेते हैं बेटा कि आपने रिएक्शन कराया एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में। एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस क्या है, वीक है, जस्ट लाइक दिस एग्जांपल। अब बेस पूरी कोशिश करेगा एसिड को नष्ट करने की, बट क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था तो एंड में बेटा जो आपका सॉल्ट बनेगा उसमें एसिडिक कैरेक्टर रह जाएगा। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट तो बनाएंगे, बट क्योंकि एसिड ज्यादा ताकतवर था तो जो सॉल्ट बनेगा बेटा उसमें एसिडिक कैरेक्टर रह जाएगा, एंड दैट सॉल्ट विल बी एसिडिक इन नेचर। एंड एसिडिक चीजों का पीएच क्या होता है बेटा, लेस देन 7 होता है, लेस देन 7। ठीक है। अब तीसरा केस, आपने वीक एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। एसिड अब वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है। एसिड पूरी कोशिश करेगा बेस को पूरे तरीके से नष्ट करने की, बट क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग था तो जो सॉल्ट बनेगा उसमें कुछ बेसिक कैरेक्टर रह जाएगा। एंड अगर आपका सॉल्ट इज बेसिक इन नेचर, बेसिक चीजों का पीएच क्या होता है, मोर देन 7। क्या होता है बेटा, मोर देन 7। तो यही आपका कॉन्सेप्ट था सॉल्ट्स एंड देयर पीएच का। अगर एसिड और बेस की ताकत बराबर की है तो सॉल्ट आपका कंप्लीटली न्यूट्रल बनेगा। अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में तो सॉल्ट कैसा होगा, सॉल्ट में एसिडिक कैरेक्टर होगा क्योंकि आपका एसिड स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, एंड दैट सॉल्ट विल बी एसिडिक इन नेचर। बट अगर आपका रिएक्शन हो रहा है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में तो एसिड पूरी कोशिश करेगा इस बेस को नष्ट करने की, बट ये एंड तक खड़ा रहेगा बेटा, ये एंड तक टिका रहेगा क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर था। एंड द सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड विल बी बेसिक इन नेचर, है ना, उसमें बेसिक कैरेक्टर होगा, बेसिक चीजों का पीएच होता है ग्रेटर देन 7। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कहानी थी अबाउट सॉल्ट्स एंड देयर पीएच, है ना। बच्चे ये सोचते हैं मैम सॉल्ट है, रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमेशा न्यूट्रल ही सॉल्ट होगा। बेटा न्यूट्रल सॉल्ट तब होगा जब एसिड और बेस की ताकत बराबर की होगी, ताकि वो एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे सकें। ठीक है, क्लियर है कहानी। आगे इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी मैं लेकर आई हूं, उसको हम सॉल्व करेंगे। चलो जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। बेटा कॉमन सॉल्ट है, बड़ा ही कॉमन है और ये कॉमन सॉल्ट आपके काफी इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनाने में यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल। तो वही अब हम पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से नोट मेकिंग की फॉर्म में पढ़ेंगे। एज इट इज कोई भी एक पेपर में पूछ लेगा, एज इट इज लिखाना जो मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ, पूरे नंबर मिलेंगे। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड इन इट, सोडियम क्लोराइड हम उसमें से निकाल लेते हैं। द कॉमन सॉल्ट thus obtained is an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more। ठीक है, तो अब हमने इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, किसके बारे में बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर, इनके बारे में हमने पढ़ना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह कैसे बनते हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से देखते हैं इनको। सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे कॉस्टिक सोडा के बारे में। कॉस्टिक सोडा क्या होता है बेटा, कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, कैसे बनता है, क्या यूजेस है, ये 4 पॉइंट्स हमने सबके केस में पढ़ना है। तो कॉस्टिक सोडा माय डियर स्टूडेंट्स आपका होता है NaOH। अच्छा मैम, हाँ, कॉस्टिक सोडा होता है आपका NaOH, ये होगा केमिकल फॉर्मूला। केमिकल नेम क्या हो गया बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रिपेयर कैसे होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, विद द हेल्प ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। ब्राइन क्या होता है बेटा, ब्राइन देखिए क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। बेटा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है ना, उसको हम ब्राइन बोलते हैं। और जब ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है NaOH, साथ ही में क्लोरीन और साथ ही में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो देखिए When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, तो वो टूट के हमें क्या देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली। इस प्रोसेस का नाम क्लोर एल्कली क्यों है, क्लोर क्योंकि क्लोरीन मिल रहा है, एल्कली क्योंकि एक एल्कली मिल रहा है यानी कि NaOH। ठीक है, बिकॉज द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड
क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा NaCl प्लस H2O ये आपका ब्राइन हो गया, ब्राइन से बिजली पास कराई, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो आपको NaOH क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। क्लोरीन आपको मिलती है एट एनोड और हाइड्रोजन गैस आपको मिलती है एट कैथोड। ठीक है, क्लियर है कहानी। तो प्रिपरेशन भी हमने देख ली, अब इसके यूजेस देखते हैं। देखिए भाई, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड और हाइड्रोजन आपको कैथोड पे मिलता है। अब इनके यूजेस आपकी एनसीईआरटी में ये इमेज दे रखी है, वहीं पे यूजेस आपको दे रखे हैं। हाइड्रोजन के यूजेस ये रहे, है ना, हाइड्रोजन के यूजेस ये रहे, फ्यूल की तरह यूज होता है, मार्जरीन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। ये रहे आपके NaOH के यूजेस, ठीक है, ये रहे आपके NaOH के यूजेस, डीग्रीजिंग मेटल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। जब कार्बोनेटेड कंपाउंड्स पढ़ेंगे तब वहां पे एक्सप्लेन करूंगी, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए। क्लोरीन का वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल, PVC, डिसइंफेक्टेंट एटसेट्रा। तो ये यूजेस आपको देख लेने हैं। तो चारों पॉइंट्स डिस्कस कर ली, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन एंड यूजेस। डन हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, यही है, सिंपल सिंपल। अब बात आती है ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर होता है बेटा आपका CaOCl2। केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। नाम क्या होता है बेटा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। अब बनता कैसे है ब्लीचिंग पाउडर? देखिए, You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of brine। हमने पीछे अभी जस्ट देखा कि जब ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो आपकी क्लोरीन गैस यहाँ पे निकलती है। अब उसी को हमने यूज कर लिया एंड उसका रिएक्शन हमने कराया ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ। स्लेक्ड लाइम क्या होता था टाइगर्स? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो देखिए अब क्या लिखा हुआ है, दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। तो बेटा क्लोरीन स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्ट कर रहा है टू गिव यू ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, सिंपल है। अब इसके एक बार यूजेस देख लेते हैं। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, प्रिपरेशन हो गया। अब डिस्कस करते हैं इसके यूजेस को। ब्लीचिंग, यार हमने ये ब्लीच वर्ड सुना हुआ है ना, कपड़ों को ब्लीच करते हैं, बालों को ब्लीच कराया जाता है। बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर का वन ऑफ द मेन यूजेस है रंग उड़ाने का। ठीक है, जैसे अब यार देखो, हम जैसे लोग जो हैं वो लाल, नीले, पीले रंग कराते हैं अपने बालों पे। अब हम लोगों के बाल तो ब्लैक होते हैं इंडियंस के, हम कैसे उस पर कोई भी हल्का रंग चढ़ा सकते हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं, बालों पे ब्लीच लगाई जाती है ताकि बालों का रंग उड़ जाए। फिर उसके बाद तुमने जो भी नीला, पीला, हरा रंग लगाना है तो वो तुम बालों पे लगा सकते हो, है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर का वन ऑफ द मेजर यूज क्या है? फॉर ब्लीचिंग, रंग उड़ाने का काम करता है। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो ये आपको यूजेस पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है आपका NaHCO3। नाम हो जाता है सोडियम, पीछे पढ़ भी चुके हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कैसे बनता है बेटा? ये बनता है NaCl को रॉ मटेरियल की तरह यूज करके। यही तो मैंने आपको बताया था, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। इन सब से क्या बनता है बेटा? मेरा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, एंड साथ ही में मुझे मिलता है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। ठीक है, चलिए अब मैम इसके नाम में बेकिंग आ रहा है यानी कि ये बेकिंग में यूज होता होगा। तो मैम ये बेकिंग में यूज होता क्यों है? देखो बेटा, ये बेकिंग में इसलिए यूज होता है, कोई भी चीज आप जैसे बेक करते हैं तो आप उसको ओवन में, माइक्रोवेव में, कुकर में, जिसमें भी आप बेक कर रहे हैं, हीट तो करते ही हैं। अब यार आपने क्या करा, इसको डाल दिया बेकिंग सोडा को। अब जब उसकी हीटिंग होती है ना बेटा तो वो टूट जाता है, एंड टूट के वो हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद अदर प्रोडक्ट्स। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहती घुटन हो रही है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझसे यहाँ पे नहीं बैठा जा रहा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप करने की कोशिश करती है, बाहर निकालो, बाहर निकालो। और जो ये एस्केप कर रही होती है ना बेटा, तो उस दौरान ये अपने साथ साथ एस्केप करते हुए अपने साथ साथ केक्स को, ब्रेड्स को, ढोकले को, है ना, उसको उठाती हुई जाती है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाते हैं, वो स्पंजी हो जाते हैं, है ना। तो देखिए, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। देखो कार्बन डाइऑक्साइड दिख रही है ना यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज द ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो क्या करती है बेटा? उनको फुला देती है, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। ठीक है, चलिए और
यूजेस देख लो। बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। देखो यार, बेकिंग सोडा थोड़ा ज़्यादा ही कड़वा हो जाता है ना, थोड़ा ज़्यादा ही बेसिक हो जाता है। अब आप चाहते हो कि आपके केक्स वेक्स में कड़वा सा टेस्ट आए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके बेसिक कैरेक्टर को, थोड़े कड़वेपन को कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा में एक माइल्ड एडिबल एसिड डाल देते हैं, जिससे क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड, यानी कि माइल्ड हो गया है ना, हल्का सा, सॉफ्ट सा, प्यारा सा वीक सा एडिबल, जिसको आप कंज्यूम कर सकते हो, एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट यूज क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एंटासिड्स की मैं बात कर रही थी ना, बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। तो बेटा होता क्या है, यहाँ पे कांच की बोतल में आपका एसिड होता है, नीचे आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो जब हम इस नॉब को खींचते हैं तो ये कांच की बोतल टूट जाती है, एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बीच में रिएक्शन होता है। पीछे ही पढ़ाया, जब एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बीच में रिएक्शन होता है तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलोंग विद अदर प्रोडक्ट्स। तो बेटा कहीं पे भी आग लगी हुई है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, वो उसके आसपास ब्लैंकेट बना लेती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है, फायर आपकी एक्सटिंग्विश हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट तो हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। ठीक है, तो कैसे कैसे चीजें यूज हो रही हैं ये मैंने आपको बताया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है टाइगर्स Na2CO3.10H2O। ओ बाप रे, नाम क्या होता है, ये होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका, है ना, 10 है ना, तो डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यहाँ पे आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, डॉट के साथ, इसके साथ, डॉट के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे, इनको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक, तो आपका वॉशिंग सोडा कैसे बनता है बेटा, ये वाला प्रोसेस हमने पीछे देख लिया था, NaHCO3 तक बन गया था, NaHCO3 को हीट करके हमने ये वाला रिएक्शन भी पीछे देख लिया था। बस अब हमें यहाँ क्या करना है, पानी डालना है। पानी डालते हैं तो आपका Na2CO3.10H2O बन जाता है। एंड ये जो बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, जो ऐसे डॉट के साथ जुड़े होते हैं, इनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये सॉल्ट गिलगिला है, इसमें तो पानी है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। मैम आपने क्या बोला, बताते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए, water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt। ठीक है, ओके। It should be noted that water of crystallization is a part of the crystal structure of the salt. Since water of crystallization is not free water, it does not wet the salt. ये जो water molecules होते हैं, ये क्रिस्टल के अंदर का पार्ट होते हैं भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने सॉल्ट में पानी डाल दिया हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, गीला सॉल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नहीं। ठीक है, सॉल्ट ऐसे गिलगिला नहीं होता, इट डज नॉट वेट द सॉल्ट। ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर का पार्ट होते हैं। ठीक है, और फिक्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ वॉशिंग सोडा के लिए, तो Na2CO3.10H2O 10 होगा। ठीक है, CuSO4.5H2O में वहाँ 5 ही होगा। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन one formula unit of sodium carbonate, hence its chemical formula becomes Na2CO3.10H2O। So it is a fixed number of water molecules जो crystal structure का पार्ट होते हैं, and it does not wet the salt। कि ओहो सॉल्ट तो गीला गीला लग रहा है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, चलिए अब वॉशिंग सोडा के यूजेस देख लेते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा इज यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। इट इज यूज फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इसके यूजेस आपके सामने हैं। ठीक है, चलिए बेटा अपने लास्ट केमिकल पे चलते हैं, विच इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है आपका CaSO4.12H2O। केमिकल नेम इसका हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी कैसे बनता है बेटा, जिप्सम को हीट करके। मैम जिप्सम क्या है, जिप्सम होता है आपका CaSO4.2H2O। ठीक है, दिस इज जिप्सम। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं एट 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है एंड आपको देता है CaSO4.12H2O along with
है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स जो उसने लूज करे हैं, और ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमने इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे बेटा हीट कर दिया तो सारा पानी उड़ जाएगा और आपको मिलेगा सिर्फ CaSO4, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। सो दिस टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके। On heating gypsum at 373 Kelvin, gypsum loses water molecules and becomes calcium sulfate hemihydrate. This is called plaster of Paris. Clear है? चलिए जी, moving on, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें पढ़ लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट पाउडर होता है और उसको पानी के साथ मिक्स करो तो वो फिर से जिप्सम में चेंज हो जाता है, विच इज़ अ हार्ड सॉलिड मास। बेटा ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, पानी के साथ मिक्स करते ही ये हार्ड हो जाता है टू गिव यू CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लो, जगह कम पड़ेगी ना। POP है बेटा, इसमें पानी पड़ा तो क्या होगा, ये जिप्सम में चेंज हो जाता है। इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास, ठीक है। अब POP के यूजेस देख लो। फॉल्स सीलिंग, जो घरों में हमारे फॉल्स सीलिंग बनती है वो POP की मदद से बनती है। फ्रैक्चर्ड बोन्स हमें प्लास्टर लगता है। मेकिंग टॉयज बनाने के लिए यूज होता है। एयर टाइट कंटेनर्स बनाने के लिए यूज होता है। तो ये क्या हो गए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ यूजेस हो गए। एंड इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, आपका थ्योरी वाला पोर्शन फॉर दिस चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स डन होता है। जी हाँ, थ्योरी वाला पार्ट हमने डन कर लिया है, कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर हो गए हैं। बट अब अपनी इस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करने के लिए कि समझ आया ना, इस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करने के लिए अब हम प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस। पिछली बार की तरह ही बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, पहले आप पॉज करके उसका आंसर खुद निकालेंगे एंड देन प्ले करेंगे वीडियो एंड चेक करेंगे कि क्या आपका आंसर सही था या नहीं। बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू यू, तो आप सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे। बट एक बात बताऊं, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आप मान लेना कि भाई इस चैप्टर में कुछ भी आ जाए ना, हम उसको कर लेंगे। सो आर यू गाइज रेडी टू टेस्ट योरसेल्व्स, यस और नो? जल्दी से बताओ मुझे। चलो बेटा, तो देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। यू नो द ड्रिल, पॉज करके पहले खुद आंसर करना, देन वील सी द आंसर टुगेदर। चलिए, क्वेश्चन कहता है which of the following statements is correct about an aqueous solution of an acid and of a base? Higher the pH, stronger the acid. Higher the pH, weaker the acid. Lower the pH, stronger the base. Lower the pH, weaker the base. Options आपके सामने है बेटा, try to do it yourselves. ठीक है, पॉज कर लिया, हो गया, डन है, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर देखते हैं। देखो भाई, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ, ASE लिख देती हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ यानी कि एसिड की ताकत इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH वैल्यू, ठीक, एंड बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH वैल्यू। अब यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, हाइयर द pH, स्ट्रॉन्गर द एसिड। हाइयर द pH तो स्ट्रॉन्गर द एसिड, ये तो गलत है भाई। अगर pH हाई होगा तो एसिड की वैल्यू मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो ये तो पॉइंट क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, ठीक है। हाइयर द pH, वीकर द एसिड। हाइयर द pH, वीकर द एसिड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, ये वाली करेक्ट हो गई। नेक्स्ट, लोअर द pH, स्ट्रॉन्गर द बेस। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, लोअर द pH बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगी, ये तो गलत हो गया। लोअर द pH, वीकर द बेस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारी सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है, और सेकंड और फोर्थ आपको ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉमन नेम ऑफ NaOH? तो बेटा NaOH का करेक्ट कॉमन नेम क्या है, मैंने पीछे ही आपको बताया था, NaOH होता है आपका कॉस्टिक सोडा। क्या होता है बच्चों, कॉस्टिक सोडा। यहाँ कहीं कॉस्टिक सोडा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं बेटा। कॉस्टिक पोटैश क्या होता है, कॉस्टिक सोडा NaOH होता है, कॉस्टिक पोटैश आपका KOH होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा होता है आपका NaHCO3। यस, पीछे हमने पढ़ा बेकिंग सोडा क्या है आपका, बेकिंग सोडा NaHCO3 है कि नहीं। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, कहाँ गया भाई, वॉशिंग सोडा होता है आपका Na2CO3.10H2O, ठीक है। देख लो जी, देख लो, मैम पे यकीन नहीं है, नोट्स पे तो कर लो, वैसे मैम ही नोट्स लेकर आई है, Na2CO3.10H2O, ठीक है। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
सानिया हैज एन एक्वा सोल्यूशन। बेटा मेरे पास एक्वा सोल्यूशन है 3 सॉल्ट्स का, सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड इन 3 टेस्ट ट्यूब्स। टेस्ट ट्यूब्स आर नॉट लेबल्ड। On checking, she finds the pH of the solutions to be 4.67 and 8.9. Which of the following correctly matches the salts with their pH, respective pH? देखो बेटा 3 salts है मेरे पास और 3 pH की वैल्यू है। मेरे को मोटा मोटा क्या करना है, करेक्ट pH की वैल्यू करेक्ट सॉल्ट को देनी है। ठीक है, चलो भाई इसको ट्राई करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरे पास क्या है बच्चों, मेरे पास है सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या है NaCl, मेरे पास क्या है अमोनियम क्लोराइड, ये रहा ना NH4Cl, और मेरे पास क्या है सोडियम एसीटेट CH3COONA, CH3COONA, 3 सॉल्ट्स हैं। अब आपको पता है बेटा कि सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट बनता है एसिड और बेस से मिलके। यानी कि ये जो आपको सॉल्ट दे रखे हैं इसमें एसिड से भी पार्ट आया होगा, बेस से भी पार्ट आया होगा। ठीक है, तो यही हमें पता लगाना है। अब NaCl किससे मिलके बना होगा बेटा, NaCl आपका मिलके बना होगा Na, उसके पीछे OH लगाया तो NaOH, Cl के आगे आपका H लगाया HCl। तो NaCl आपका किससे मिलके बना होगा, NaOH और HCl। NaOH और HCl दोनों क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब एसिड और बेस दोनों की ताकत बराबर होती है, ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली नष्ट कर देते हैं एंड जो सॉल्ट बनता है वो कंप्लीटली न्यूट्रल होता है। यानी कि NaCl आपका न्यूट्रल सॉल्ट है, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो न्यूट्रल चीजों का होता है। NH4Cl बेटा मिलके बना है NH4OH, ठीक है, और HCl से। अब यहाँ पे आपके पास एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस पूरी कोशिश करेगा एसिड को खत्म करने की, बट एसिड एंड में बचा रहेगा क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्गर है यहाँ पे। तो आपका ये जो सॉल्ट हो गया वो कैसा हो गया, एसिडिक इन नेचर हो गया, क्योंकि आपका एसिड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था। एंड एसिडिक चीजों का पीएच 7 से कम होता है। यहाँ पे 7 से कम वाला पीएच कौन सा है, ये रहा 4.6 है ना, ये रहा। तो इसका पीएच क्या रहा होगा बेटा, 4.6। अब बात करते हैं इसकी, ये मिलके बना है आपका CH3COOH एसिटिक एसिड और NaOH से। ये आपका एक वीक एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्गर है तो जो सॉल्ट बना होगा उसमें बेसिक कैरेक्टर रह गया होगा। एंड बेसिक चीजों का पीएच 7 से ज्यादा होता है, बेसिक चीजों का पीएच 7 से ज्यादा होता है। ये रहा 8.9 दे रखा है यहाँ पे, तो इसका पीएच 8.9 हो जाएगा। ठीक है, पीएच लेबल नहीं हो रखे थे, बट हमने अपनी नॉलेज से पीएच की वैल्यूज निकाल ली। तो चलिए अब ऑप्शन ढूंढते हैं। ठीक, pH 7 किसका है, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड यहां दे रखा है और यहां दे रखा है, तो मतलब A और D में से कोई करेक्ट आंसर होगा। अब 4.6 किसका है बेटा, 4.6 है आपका अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, 4.6 है अमोनियम क्लोराइड का। यहाँ तो सोडियम एसीटेट दे रखा है, यहाँ अमोनियम क्लोराइड दे रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 8.9 किसका है, सोडियम एसीटेट का। 8.9 किसका है, सोडियम एसीटेट का। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। मजेदार था ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप गिवन बिलो इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन पासिंग द गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन। कहा था ना, गैस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इन द सोल्यूशन X, द सोल्यूशन X फर्स्ट टर्न्स मिल्की एंड देन कलरलेस। द ऑप्शन दैट जस्टिफाइज द अबव स्टेटेड ऑब्जर्वेशन इज X इज एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड। तो बेटा आपको बहुत अच्छे से पता है, मिल्की वर्ड दिख गया, ये तो यानी कि हम लाइम वाटर टेस्ट की बात कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास करती है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बट अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास करें तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, विच इज सॉल्यूबल इन वाटर, एंड उस वजह से मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। कॉन्सेप्ट पता है, बस ऑप्शंस में ढूंढ लेते हैं। देखिए, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड इन द रिएक्शन है। नेक्स्ट, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ठीक चल रहे हैं। एंड ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इट बिकम्स कलरलेस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्यूबल इन वाटर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सारे पॉइंट्स हमारे मैच हो रहे हैं। मिल्की क्यों हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओ तो आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज सॉल्यूबल इन वाटर, जिस वजह से वो कलरलेस हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 2 हो गया। चलिए, मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप खुद पॉज करके पहले आंसर निकालते हो गए। बार बार थोड़ी ना मैं बोलूंगी, बता दिया तुम्हें एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these graphs show how the pH of milk changes as it forms curd?
देखो बेटा, जब आपका दूध दही में चेंज होता है, पीएच ऑफ मिल्क चेंजेस एज इट फॉर्म्स कर्ड। जब आपका दूध दही में चेंज होता है, क्या हो रहा होता है बेटा, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही होती है। जब आपका दूध दही में चेंज होता है तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। अब एसिड बन रहा है तो ऑब्वियसली पीएच कम ही हो रहा होगा ना, एसिड बन रहा है तो पीएच कम ही होता जा रहा होगा। और इन चारों ग्राफ्स में पीएच कम होता हुआ मुझे सिर्फ यहां पे दिख रहा है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये वाला ग्राफ हो गया। जब मिल्क आपका कर्ड में चेंज होता है तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही होती है, एसिड बन रहा है यानी कि पीएच घट रहा होगा, जो मुझे सिर्फ यहां पे विजिबल है अच्छे से। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सुनीता कैरिड आउट द फॉलोइंग रिएक्शंस इन द लेबोरेटरी। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल सोडियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। शी फाउंड दैट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन बोथ द केसेस वाज सेम। इज हर फाइंडिंग करेक्ट? जस्टिफाई। हाउ डज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड इन केस 1 कंपेयर विद द अमाउंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड इन केस 2। बेसिकली बेटा दो रिएक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट HCl, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड HCl। तो पहले इन रिएक्शंस को लिख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl। जब आपका एसिड और मेटल कार्बोनेट के बीच में रिएक्शन होता है तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो आपको यहाँ मिल जाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस आपको मिल जाएगा H2O। दूसरा रिएक्शन दे रखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रिएक्शन कराएंगे तो NaHCO3 HCl के साथ रिएक्शन हुआ, एसिड का रिएक्शन मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो तब भी सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो आपको मिलेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, बट अब क्वेश्चन में कहता है बेटा, क्वेश्चन में कहता है शी फाउंड दैट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन बोथ द केसेस वाज सेम। अमाउंट ऑफ सॉल्ट, मतलब जब भी बेटा ऐसे अमाउंट की बात कर रहे होते हैं तो सीधी सीधी बात है, आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, तभी आप इसका आंसर कर सकते हो। तो हम क्या कर लेते हैं, रिएक्शंस को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 सोडियम, यहाँ पे एक ही है तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है, अब आपका Cl भी 2 हो गया तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। एक बार अब चेक कर लो, 2 सोडियम, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, 2 + 1 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 Cl और 2 Cl, बहुत बढ़िया बैलेंस हो गई। इसको बैलेंस करो, एक सोडियम 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, 2 + 1 3 ऑक्सीजन। ठीक है, एक Cl, ये आपकी ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, अब आप देख सकते हो बेटा कि दोनों केसेस में अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सेम, यहाँ पे भी 1 मोल मिल रही है, यहाँ पे भी 1 मोल मिल रही है। सो दोनों केसेस में द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इज सेम, तो उसकी ऑब्जर्वेशन सही थी। यही क्वेश्चन पूछा है ना कि शी फाउंड दैट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बोथ द रिएक्शन वाज सेम, इज हर फाइंडिंग करेक्ट? बिल्कुल सही बात है। जस्टिफाई कैसे कर दिया, बैलेंस करके दिखा दिया। हाउ डज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड इन केस 1 कंपेयर विद द अमाउंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड इन केस 2। तो बेटा यहाँ पे जो आपका सॉल्ट है वो डबल अमाउंट में बन रहा है इन कंपैरिजन टू दिस। यहाँ पे 2 NaCl है और यहाँ पे आपका 1 NaCl है ना, तो आपका यहाँ पे डबल सॉल्ट बन रहा है। ये कैसे पता लगा, बैलेंसिंग की वजह से पता लगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कहता है, एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू अ कलरलेस सोल्यूशन वुड गिव एन इंडिकेशन दैट द सोल्यूशन कुड बी पॉसिबली हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझाती हूँ। कह रहा है कि आपके पास शायद से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आप इनमें से क्या चीज डाल के कंफर्म कर सकते हो कि हाँ भाई हाइड्रोक्लोरिक है। कंफर्म नहीं, मतलब कह सकते हो कि हाँ यार हाइड्रोक्लोरिक ही है। ठीक है, तो देखो, एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू अ कलरलेस सोल्यूशन वुड गिव एन इंडिकेशन, आपको एक आइडिया देगा कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है। देखिए बच्चों, मेरे पास यहाँ पे HCl है, यहाँ कॉपर दे रखा है। कॉपर आपको पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होता है। काकू नाना चाट मांगे, आलू जरा फीके पड़े हैं चाप। हाइड्रोजन ऊपर कॉपर नीचे, तो भाई कॉपर अगर मैं डाल भी देती हूँ यहाँ पे तो एनीवेज कुछ हो ही नहीं पाएगा। कॉपर में इतनी ताकत ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, तो कॉपर डालने से मुझे कोई फायदा नहीं है। सेम विथ सिल्वर, वो भी हाइड्रोजन से नीचे है तो सिल्वर डालने का भी कोई फायदा नहीं है। NaCl तो बेटा न्यूट्रल है, NaCl तो न्यूट्रल चीज है, उससे क्या ही हो जाएगा। बट अगर मैं डालती हूँ कैल्शियम कार्बोनेट,
अगर बेटा मैं डालती हूँ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, पीछे ही मैंने आपको बताया है कि एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके देता है सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपने एक कलरलेस सोल्यूशन है जो कि आपको लग रहा है कि HCl हो सकता है, अगर आपने उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, उसके बबल्स देखने को मिलेंगे, ब्रिस्क एफर्वेसेंस होगा, तो वो देख के आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, क्योंकि इससे 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 तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A scale for measuring hydrogen and concentration is called pH। हाँ, P stands for this, okay, 0 से 14 तक, वेरी गुड। pH सिंपली एक नंबर है, सब पढ़ा चुकी हूँ मैं। हायर द हाइड्रोनियम आयन लोअर इज द pH, ये भी बता दिया। What does the scale represent when pH increases from 7 to 14? जब बेटा pH 7 से बढ़ के 14 तक जा रहा है तो क्या पता लग रहा है? कि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। क्या बताया था मैंने आपको कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। बेसिस के लिए पीएच ग्रेटर देन 7 होता है, और अब जब आप 7 से 14 तक जा रहे हो तो बेसिक स्ट्रेंथ आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। टू सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट एक्स एंड वाई। एक्स का पीएच है 4 और वाई का पीएच है 8.3 सॉरी, ठीक है। ओहो, ओके। What is the nature of the two solutions? जस्ट मैंने अभी आपको बताया, एसिड्स के लिए pH लेस देन 7, बेसिस के लिए pH ग्रेटर देन 7, न्यूट्रल सब्सटेंसेस के लिए pH इज इक्वल टू 7। तो अगर यहाँ पे x का pH 4 है यानी कि 7 से कम है तो x क्या हो गया? एसिडिक इन नेचर हो गया, ठीक है, एसिडिक इन नेचर। और अगर y का pH 8.3 है यानी कि 7 से बड़ा है तो y आपका क्या हो गया? बेसिक इन नेचर हो गया। एम आई क्लियर टू यू? बहुत बढ़िया। चलिए व्हाट इज द नेचर? नेचर बता दिया गाइस। आगे बढ़ते हैं। इमेजिन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ कम्युनिटी गार्डनिंग इवेंट वेयर पीपल हैव गैदर ट्रीज, और फूल पौधे लगा रहे हैं। यू हैव बीन असाइंड द टास्क ऑफ इंश्योरिंग कि सॉइल जो है वो प्लांटिंग के लिए सूटेबल है। एज यू टेस्ट द सॉइल यू रिमेंबर द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन गार्डनिंग। एक्सप्लेन टू योर फेलो गार्डनर्स व्हाट इज द पीएच स्केल। बेटा अगर तुम गार्डनर्स जो हैं, जो बाकी फूल पौधे लगा रहे, तुम उनको बिठा के पीएच स्केल पढ़ाने लग गए ना तो तुम्हें बाहर निकाल देंगे वहां से कि हम यहाँ पेड़ पौधे लगाने आए हैं तो पढ़ा रहा है हमारे को बिठा के। बट स्टिल है ना, थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेंगे गाइस, मार खा लेंगे और पीएच स्केल उनको एक्सप्लेन कर देंगे, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उन गार्डनर्स को भी एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। शेयर 3 स्पेसिफिक यूजेस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। बेटा बहुत सारे आपको मैंने पॉइंट्स बताए थे, आप कुछ भी 3 लिख सकते हैं। ड्यूरिंग योर सॉइल टेस्टिंग आपको पता लगा कि सॉइल इज टू एसिडिक फॉर मोस्ट प्लांट्स। आप क्या करोगे? अपने फेलो एडवाइजर्स को क्या सलाह दोगे? तो बेटा जब सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है तो हम उसमें कुछ बेसिक सब्सटेंसेस डाल सकते हैं, लाइक लाइम, स्लेक्ड लाइम, चौक, है ना। वो क्या करेंगे? सॉइल के पीएच को न्यूट्रलाइज कर देंगे एंड आपका भला हो जाएगा, सबका भला हो जाएगा। फिर जो उन्होंने तुम्हारी भी मार पिटाई करी थी वो फिर मरहम लगाएंगे, है ना, दवाइयाँ लगाएंगे, हल्दी का दूध देंगे कि कोई बात नहीं, तुमने हेल्प कर दी, हमारी थर्ड पार्ट में आके हेल्प कर दी तो कोई बात नहीं, माफ किया तुम्हें ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते। मैंने कहा यार सिंपल चैप्टर है, क्वेश्चंस भी बहुत प्यारे हैं। When you add sodium hydrogen carbonate to acetic acid in a test tube, gas liberates immediately with a brisk effervescence. Name this gas. Method of testing कहा था मैंने, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फेवरेट है इनके, ठीक है। तो बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपके पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, आपको मिलेगा सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ निकलेगी एंड इसके लिए टेस्टिंग क्या होता है? लाइम वाटर टेस्ट। Lime water test, it turns lime water milky due to the formation of calcium carbonate, but if you pass carbon dioxide in excess तो calcium bicarbonate बनता है which is soluble in water, तो milkiness disappears, ठीक है। Moving on to the next question. अगला क्वेश्चन है टाइगर्स, ऑन बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड, राइट द केमिकल इक्वेशन। बेटा सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपको दे देगा SO2, लिख दिया हमने रिएक्शन। नेम द गैस फॉर्म्ड, सल्फर डाइऑक्साइड। स्टेट द नेचर ऑफ द गैस। तो बेटा ये जो आपकी गैस है इसका नेचर कैसा है? देखिए अगर बेटा मैं SO2 का रिएक्शन वाटर के साथ कराऊं तो आपको मिलता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। अब यार वाटर तो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, पर पानी में मैंने कुछ डाला और मुझे एसिड मिल गया, तो मतलब जो चीज़ डाली होगी वो एसिडिक रही होगी। आप इसको ऐसे समझो कि भाई पानी का कोई टेस्ट तो होता है नहीं, मैंने उसमें कोई पाउडर डाला, उसको मिलाया और पिया, तो मुझे ना नमकीन सा टेस्ट आ रहा है, यानी कि जो पाउडर मैंने डाला होगा वो नमकीन रहा होगा, क्योंकि पानी का तो खुद का कोई टेस्ट नहीं है ना, वो पाउडर नमकीन रहा होगा तभी अब मुझे नमकीन टेस्ट आ रहा है। वैसे ही बेटा पानी ना ही एसिडिक है ना बेसिक है, उसमें कुछ डाला और एसिड मिला, यानी कि वो जो चीज़ डाली थी वो एसिडिक रही होगी। सो स्टेट द नेचर ऑफ द गैस, एसिडिक।
What will be the action of this on dry litmus paper? ठीक है, इसका एक्शन क्या होगा बेटा ड्राई लिटमस पेपर पे? गैस का एक्शन क्या होगा? अब बेटा आपके पास गैस में कहीं पानी की बूंद तो है नहीं, लिटमस पेपर भी उसने कह दिया है कि ड्राई ले लो, पानी की बूंद है नहीं, एसिड को अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करने के लिए पानी चाहिए, पानी है नहीं, तो लिटमस पेपर पे आपको कोई एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। एम आई क्लियर टू यू? यस और नो? तो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नाइफ विच इज यूज्ड टू कट अ फ्रूट was immediately dipped in water containing drops of blue litmus. If the color of the solution is changed to red, what inference can be drawn about the nature of the fruit and why? बेटा कोई हमने फ्रूट लिया, उसको हमने चाकू से काटा, तो फ्रूट का कुछ लिक्विड चाकू पे आ गया होगा, उस चाकू को हमने डिप कर दिया किसमें? ब्लू लिटमस में, और हमें कलर देखने को मिल रहा है ब्लू टू रेड। कलर चेंज हो गया ब्लू से रेड, और बेटा मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई हैं, ABR और BRB, तो यहाँ पे कौन सा फॉलो हो रहा है? ABR, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। क्वेश्चन में ब्लू लिटमस रेड हुआ है, यानी कि फ्रूट एसिडिक इन नेचर रहा होगा। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द फ्रूट? फ्रूट आपका एसिडिक इन नेचर रहा होगा, तभी उसने ब्लू लिटमस को रेड कर दिया। बस दिमाग में बिठा लो, एसिड है तो लाल रंग देना है, बेस है तो उसने ब्लू कलर देना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। What is brine? What happens when electric current is passed through it? Write a chemical equation. Brine क्या होता है बेटा? ब्राइन होता है आपको concentrated solution of sodium chloride and water। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का concentrated aqueous solution होता है ब्राइन, और जब हम उससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, आपको पीछे ही बताया था क्या हो रहा है, क्लोर एल्कली प्रोसेस हो रहा है। When electric current is passed through brine solution, तो आपको क्या क्या मिलता है, सब रिएक्शन मैंने आपको NaOH जब पढ़ा रही थी वहां पे लिखवा दिया था। ठीक है, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to form sodium hydroxide, Cl2 और H2 मिल रहा है, इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ये पूरी कहानी समझा दी है, तो मैं उम्मीद करती हूं कि इस क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए जी ये क्वेश्चन हो गया, वी कैन डू इट। अगला क्वेश्चन, ठीक है, आई थिंक दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन कहता है द pH ऑफ 3 सॉल्यूशंस इज गिवन इन द टेबल। ठीक है, pH दे रखा है। विच ऑफ दीज सॉल्यूशंस कुड पॉसिबली रिएक्ट विद जिंक मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस? बेटा देखो P का जो pH है वो क्या है? 1 है, यानी कि P आपका क्या होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, मैं एसिड लिख रही हूँ। ये pH 7 है, यानी कि ये आपका न्यूट्रल होगा, कोई न्यूट्रल चीज है। और pH 14 है, यानी कि ये क्या है? बेसिक इन नेचर है, मैं बेस लिख रही हूँ। विच ऑफ दीज सॉल्यूशंस कुड पॉसिबली रिएक्ट विद जिंक मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस? बेटा जिंक मेटल के साथ इनमें से कौन रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे देगा? याद करो मैंने आपको रिएक्शंस लिखवाए हैं जिंक के साथ वाले, कि आपका एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है ना। तो यहाँ पे एसिड है आपका P। ठीक है, साथ ही साथ बेटा यहाँ पे आपको जिंक मेटल दे रखा है, मैंने आपको एक और रिएक्शन लिखवाया था जहाँ पे आपका बेस था, है ना, NaOH था, जिंक के साथ रिएक्ट करके आपको सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस दे रहा था। तो आपका P और R दोनों जिंक के साथ, यानी कि एसिड और बेस दोनों जिंक के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे देंगे। विच ऑफ दीज सॉल्यूशंस कुड पॉसिबली रिएक्ट विद जिंक मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस? जिंक के साथ बेटा ये एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके आपको हाइड्रोजन गैस दे देंगे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा P, R। येलो से लिख देते हैं P, R। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज सॉल्यूशंस कुड बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड विद वाटर? बेटा मेटल ऑक्साइड्स क्या होती हैं? आपकी बेसिक इन नेचर होती हैं। मेटल ऑक्साइड्स आपकी क्या होती हैं? बेसिक इन नेचर होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ दीज सॉल्यूशंस कुड बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड विद वाटर? अब मेटल ऑक्साइड आपकी बेसिक इन नेचर है, उसका रिएक्शन आप वाटर के साथ कराओगे तो बेस बनेगा। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे पास MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मेटल है, उसके द्वारा बनाई ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड, ये आपकी क्या है? बेसिक इन नेचर है। इसका रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ कराऊंगी बेटा तो मुझे मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, जो कि एक बेस है। अब फिर से मैं आपको वही बात बोलूंगी बेटा, वाटर ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, उसमें मैंने कुछ डाला और मुझे क्या मिल गया? बेस मिल गया। तो ये बेसिक इन नेचर है, हमें वैसे ही पता है। और आपको मिल क्या रहा है बेटा? बेस मिल रहा है, बेस मिल रहा है। यहाँ पे बेस कौन सा है? R वाला है, जिसका pH 14 है। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ो, विच ऑफ दीज सॉल्यूशंस कुड बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड विद वाटर? कोई भी आपने मेटल ऑक्साइड ली, उसका वाटर के साथ रिएक्ट कराया बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग बेस बनेगा, और यहाँ पे बेस दे रखा है आपको R, तो आपका यहाँ पे आंसर R हो जाएगा। विच ऑफ दीज सॉल्यूशंस कुड बी द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन? बेटा क्लोरीन बनाने के लिए आप क्या यूज करते हैं? NaCl। NaCl का pH क्या होता है? वो न्यूट्रल है, तो 7, यहाँ पे 7 pH वाला आपको Q दे रखा है, तो आपका आंसर यहाँ पे Q हो जाएगा।
ठीक है, सिंपल इजी। बस आपको क्वेश्चंस देके घबराना नहीं है, जो पढ़ाया है बेटा उस कॉन्सेप्ट को बस अप्लाई करना आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वन स्टॉप वन शॉट। अदिति फाइंड्स दैट अ मिक्सचर ऑफ एन एसिड एंड बेस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर। एसिड और बेस का एक मिक्सचर है जो लिटमस पेपर का कलर ही चेंज नहीं कर रहा। कंपेयर द अमाउंट्स ऑफ H+ एंड OH- इन द सोल्यूशन। बेटा H+ आया होगा एसिड से, OH- आया होगा बेस से। एसिड और बेस लिटमस का कलर चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी कि एसिड और बेस बराबर ताकत के हैं। जितने H+ हैं उतने ही OH- हैं। H+ OH- एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, ना ही एसिडिक कैरेक्टर बच रहा है ना ही बेसिक कैरेक्टर बच रहा है, इसीलिए आपको लिटमस पेपर पे कोई कलर चेंज देखने को ही नहीं मिल रहा। सो कंपेयर द अमाउंट्स ऑफ H+ एंड OH- इन द सोल्यूशन। बेटा ये इक्वल अमाउंट में होंगे, है ना, दैट इज वाई आपको चीज कंप्लीटली न्यूट्रल मिल रही है एंड इट इज नॉट चेंजिंग द कलर ऑफ द लिटमस पेपर। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो इसी के साथ माय डियर टाइगर्स, आपका ये चैप्टर जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वो वन शॉट में खत्म होता है। ठीक है, आपका जो ये चैप्टर बेटा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसका वन स्टॉप वन शॉट यहीं पे खत्म होता है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको कम से कम टाइम में पूरा चैप्टर पढ़ाऊं। मुझे पता है बेटा समय बहुत कीमती है, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है हर सब्जेक्ट के लिए, तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश रही थी कि कम से कम समय में आपको पूरा चैप्टर खत्म करा दूं अलोंग विद गुड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ताकि आप ये अपने कॉन्सेप्ट्स को चेक कर सकें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ला सकें, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकें। एंड अगर बच्चा आपने ये वीडियो देख ली ना एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के लिए, तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस नोट्स आपको अच्छे से बनाने हैं, लेक्चर आपको देखना है, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, आपका एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स डन समझो। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा इस सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको इसमें सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आया होगा। एंड इफ योर आंसर इज यस, तो ढेर सारे टाइगर्स बना देना कमेंट्स में, बिकॉज आप सब मेरे टाइगर्स एंड अगर आपको सब क्लियर हो गया है सो आई विल बी वेरी हैप्पी एंड मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी। सो ढेर सारे टाइगर्स बेटा बना देना इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। तो इसी के साथ खत्म करते हैं इस सेशन को। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायनारा बच्चों।